इंश्योरेंस करोगे, उसका इंश्योरेंस कॉस्ट, लेट से हम कोई टेलीविजन ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, हम लेट से अमेजन से करो या फ्लिपकार्ट से करो, तो उसका भी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या किसी दुकान से भी करते हो, तो वो जो गुड्स डिलीवरी करने तक, हमारे घर तक, वो जो कॉस्ट रहता है, गुड्स लो जो जिस लॉरी में या ट्रक में लेके आएगा गुड्स, ठीक है, तो उसका भी चार्ज होता है। वो चार्जेस कौन बियर करेगा? लेट से ड्यूरिंग जर्नी गुड्स में कुछ भी हो गया, मान लो फायर लग गया, डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया इसलिए गुड्स पूरा डैमेज हो गया, इस केसेस में अगर इंश्योरेंस नहीं है, देन फिर इसका कॉस्ट कौन बियर करेगा? सेलर तो ऑलरेडी पैसा ले चुका है, ड्यूरिंग जर्नी गुड्स डैमेज हो गया, तो अगर उसको कहीं हम इंश्योरेंस नहीं कराएंगे, देन वो बायर के लिए लॉस है। उस केस में जो इंश्योरेंस का जो पैसा, इंश्योरेंस अगर पॉलिसी कराएंगे वो पर्टिकुलर गुड्स का, तो हु विल बियर द कॉस्ट? ठीक है, एंड लेट से गुड्स आपने, हम जो आई मीन जो सेलर है, लेट से उसने गुड्स लोड कर दिया, लेकिन घर तक पहुंचाने के लिए रिस्क कौन लेगा? गाड़ी तो लोड कर दिया, फ्रेट भी पेमेंट हो गया, लेकिन वहां से यहाँ तक पहुंचाने के लिए किसका रिस्क है? मान लो गाड़ी वाला लेके कहीं भाग गया तो वो भी रिस्क ही रहता है। थ्री चीज थिंग्स जिसके ऊपर इनको टर्म डिफाइन करता है, दैट इज रिस्क, कॉस्ट एंड इंश्योरेंस। रिस्क, फ्रेट कॉस्ट एंड इंश्योरेंस। रिस्क क्या होता है? गुड्स लोड हो गया, वो किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है? गुड्स कैसे पहुंचाना बायर की प्लेस में, किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी? इज इट फॉर द सेलर और बायर? एंड इंश्योरेंस, हु विल बियर द इंश्योरेंस, हु विल पे द फ्रेट? ऐसा नहीं है कि सेलर अगर फ्रेट पेमेंट कर रहा है, इसका रिस्क ही है गुड्स पहुंचाने पहुंचाने के लिए, ऐसे भी नहीं है। सेलर बोलेगा मैं फ्रेट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में पेमेंट कर देता हूँ, लेकिन गुड्स लेके जाना आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं गुड्स लोड कर दूंगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में दे देता हूँ, लेकिन गाड़ी कैसे जाएगा आपके घर के पहुंचेगा, दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारा जो इससे सारा जो इश्यूज है, इसको मिटिगेट करने के लिए, लेट से क्या होता है ना, पहले इनिशियल डेज में अम, ये सारे इश्यूज आता था, कौन बियर करेगा चार्जेस। ये सारे इश्यू को मिटिगेट करने के लिए आईसीसी ने इनकोटर्म का इंट्रोड्यूस किया। फिर इनकोटर्म इंट्रोड्यूस होने के बाद भी कुछ ना कुछ इश्यूज आता रहता है। जैसे जैसे इश्यूज आता रहता है, तो आईसीसी साइमल्टेनियसली इनकोटर्म में मॉडिफिकेशन करता रहता है। आप देखोगे रिसेंट जो लास्ट हमारा मॉडिफिकेशन है 2010 वाला, उसमें डीएटी था, डिलीवरी टर्मिनल, उसको डीपीयू कर दिया, डीपीयू। उसका रीजन क्या है? बिकॉज डीएटी इज एम्बिगियस टर्म, मतलब वो उसमें क्या है ना, डिलीवरी टर्मिनल, टर्मिनल एक छोटा सा प्लेस नहीं है ए पोर्ट एक बड़ा एरिया है, मतलब उसका उसका एंटायर एरिया को हम टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। टर्मिनल मतलब वो कहीं पे भी गुड्स छोड़ के चला जाएगा, तो फिर वहां से लेके आना, बाय अगर मान लो जिस टर्मिनल पे गुड्स अनलोड हुआ है, वो बायर के लिए वो थोड़ा मतलब वो रिस्की है, मतलब वहां से गुड्स पहुंचाना मुश्किल है बायर के लिए। फिर बारिश हुआ, कुछ भी हुआ, उसका गुड डैमेज हो जाएगा। ये जो इश्यूज हुआ है, इसको मिटिगेट करने के लिए इन लोगों ने 2020 में जो इसको मॉडिफाई किया है, वो डीपीयू कर दिया, डिलीवरी प्लेस अनलोडेड। इसका मतलब ये है, बायर इंटीमेट करेगा कौन सा प्लेस में उसको गुड्स अनलोड कराना है। डिलीवरी टर्मिनल, डीएटी मतलब क्या है? डीएटी एक ऐसे इनकोटर्म था जिसमें इज द ओनली वन इनकोटर्म वेयर इट इज द सेलर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अनलोड द गुड्स। गुड्स इसमें अनलोड करता है, बाकी कोई भी इनकोटर्म में गुड्स को अनलोडिंग का सेलर का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओनली डीएटी में, टर्मिनल में गुड्स सेलर अनलोड कर देगा, वो अपना रिस्क से, अपना कॉस्ट से, अनलोडिंग कॉस्ट सेलर का ये। लेकिन उसको टर्मिनल में अनलोड करता था ऐसे प्लेस में, लेट से बायर के लिए वो सुटेबल नहीं है, मतलब वहां से गुड्स अपना प्लेस तक लेके आना, अपना वेयरहाउस तक लेके आना, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए उसका इश्यूज कुछ होता होगा, दैट इज व्हाई इट हैज बीन मॉडिफाइड, इट हैज बीन अमेंडेड इन 2020,
दैट इज DPU, इट मीन्स डिलीवरी प्लेस अनलोडेड। इस केस में जो प्लेस है जिसमें अनलोडिंग करना है वो बायर इंटीमेट करेगा, टर्मिनल में, टर्मिनल नहीं। इसमें बायर बोलेगा ये मेरा प्लेस है, मुझे इसमें गुड्स चाहिए, सेलर उसी प्लेस में गुड्स अनलोड करेगा। सिमिलरली जितने बार भी सारे मतलब हुआ है मॉडिफिकेशंस, ये कुछ ना कुछ इश्यूज आया है, इसीलिए वो उसका टाइम टाइम टू टाइम इसका मॉडिफिकेशंस हुआ है। हम अभी 2020 रेफर कर रहे हैं, हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड उसमें और कुछ इशू आ जाए, उसको और कुछ मॉडिफाई हो जाए। एंड 20 में 3 to 4 मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस DP1 encoder which is changed DAT to DPU, there are few two 3 to 4 changes are there, that minor changes are there, okay। ये मेजर चेंजेस यही है कि DAT रिप्लेस हो गया, DPU आ गया, okay। I already shared all the notes related to Incoterm, you can refer those। ये जो मैं जो शेयर कर रहा हूँ दैट इज PPT, एंड सिमिलर टाइप ऑफ PDF नोट्स इट इज ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू, ओके। ये इसका ओवरव्यू, मतलब इनकोटर्म कैसे कैसे हुआ है, मतलब रिवाइज हुआ है ये। तो ना आप स्टार्ट करोगे? हेलो। I'll start. ठीक है। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल। सी Incoterms जो है, these are basically they look at three things. One is obligation between the buyer and the seller, किसका obligation है for carriage, for transportation. Second is risk, कौन सा point में risk pass करते हैं from the seller to the buyer. And third is cost, जो cost incurred होगा for carriage, transportation, freight, export clearance, import clearance, who will bear that. So all this is defined in the particular Incoterm. So अगर आपने कोई particular Incoterm कॉल कर रहे हैं, तो उसका जो मीनिंग है बायर एंड सेलर को, he will have to abide by that only. So Incoterm जो what ICC has made is basically a standardization of रूल्स की, ऐसे आप अगर आप इनको टर्म यूज कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, तो दिस इज व्हाट इट इज सपोज टू मीन। और इनको टर्म जब आप मेंशन करेंगे, सी इनको टर्म इटसेल्फ इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। सो जो कॉन्ट्रैक्ट आप बायर एंड सेलर के बीच एग्रीड होगा, व्हेन यू इंसर्ट द इनको टर्म्स, दैट इनको टर्म्स बिकम्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और जो इनकोटर्म का जो ईयर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर कोई आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाता है रिगार्डिंग एनी डिस्प्यूट, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि कौन सा वर्जन यूज किया है, इज दैट मेंशन्ड। तो अगर 2010 मेंशन्ड हुआ है तो इट विल बी एज पर 2010 वर्जन। अगर 2020 मेंशन किया है, इट विल बी एज पर द 2020 वर्जन। ठीक है। So now जो Incoterms का classification है, they can be classified in two ways. One is the group E, C, F and D. That is depending on the classification of the Incoterm, is that कि वो कहाँ से that Incoterm का applicability है. For example, that group E term, इसमें एक ही term है, that is X works, that is happening in the exporter country. वो एक पोल है। आप अगर इफ यू आर कंसिडरिंग दिस इनकोटर्म्स एज अ नंबर लाइन, जिसमें एक दो साइड में देयर आर टू एंड्स, तो ये पोल में ग्रुप ई है विच इज इन द एक्सपोर्टर कंट्री। सिमिलरली ग्रुप डी जो है विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट, विच इज इन द इंपोर्टर कंट्री। and in the middle there is group C and there is group F. So this is one method of classification of incoterms. The second method of Excuse me. classification of, हाँ, Sir Ganesh, are you sharing something? I mean, we are not able to see. ये Hello. this is visible.
एक ये नरसिंह हो, एक बार लीव करके दोबारा रीजॉइन करो। ओके, ठीक है। आई थिंक आपका कुछ सिस्टम में इशू है। बिकॉज विजिबल तो है स्क्रीन, यू कैन सी द इनकोटर्म 2020 स्ट्रक्चर में अभी screen पे। वो एक्चुअली आई थिंक उसका सिस्टम में लैपटॉप या मोबाइल पे कुछ हाँ इशू ठीक है, होगा। ये चल इज वर्किंग फाइन एक्चुअली, आप वो स्क्रीन को। नहीं नहीं, इमेज दिख रहा है सुतानु, हाँ सुतानु हाँ गणेश। दिख रहा है, आई थिंक हाँ उसका दिख रहा कुछ है। होगा। वो लेट हिम जॉइन। हम्म, हाँ, एक सेकंड। so the second mode of classification of Incoterms is according to the mode of transport used. So अगर आप देखेंगे for sea and inland waterway transport, which is marine travel, there are four exclusive Incoterms, which is FAS, FOB, CIF, and CPT. ठीक है, and there are four and there are remaining Incoterms जो है, जो Incoterm 2020 जो rules है, so these are the Incoterms which is applicable to any mode of transport or multimodal mode of transport. And there are four Incoterms which is basically classified only for marine transport, that is CIF, CFR, and FOB and FAS. ये चार Incoterm is specifically for ocean and marine transport. So these are the two methods of classification of Incoterms. अभी जो पॉइंट है कि अगर जो गुड्स जो मूवमेंट होता है, इट मे नॉट बी पोर्ट टू पोर्ट, इट मे स्टार्ट फ्रॉम एन इनलैंड डेस्टिनेशन, इट मे स्टार्ट फ्रॉम द एक्सपोर्टर्स वेयर हाउसिंग। ओरिजिनेटर क्या होता है, ओरिजिनेटर ऑफ द जो पूरा जो ट्रांसपोर्ट साइकिल है वो होता है एक्सपोर्टर का प्रीमाइसेस से। एक्सपोर्टर अपना प्रीमाइसेस में वो गुड्स को अवेलेबल करेगा, राइट? Then that goods will have to travel to some port, because normally that goods will have to go through customs, so that whichever country it is, her country may, there is some kind of export regulation when goods are leaving the country. So goods can leave by three ways: one is land, one is air, and on one by port. So whatever the mode of transport is, the goods have to reach from exporter warehouse or factory or premises to that destination. So that part of the journey will have to be covered somewhere between the buyer and the seller, वो covered होगा. Then comes the main journey. The main journey, and then will be export clearance. The goods have to be cleared from the export customs in the exporter country. Then goods have to travel to the main journey. ठीक है, the be it a sea travel, land travel or air travel, वो main journey है, where the goods will travel from one country to another country. Next phase of the journey is in the importer's country. Goods have arrived at the importer's country. So after the goods have arrived at the importer's country, क्या होगा, goods को unload करना पड़ेगा, goods को import clearance कराना पड़ेगा. So and goods have to go to the warehouse of the importer. So ये पूरा cycle है. So now what we have to see ki which Incoterm covers what part of the cycle, and buyer और seller का क्या responsibility है and क्या cost involved है. Because ये जो Incoterms है ना, in a practical scenario, Incoterm जब buyer and seller select करते हैं, there will be a division of cost. So अगर एंड इट विल ऑल्सो, अगर आपको जो गुड्स प्राइस है ये भी अफेक्ट होता है. अगर एक सप्लायर गुड्स एक्स वर्क सेल कर रहा है, तो ही विल डेफिनेटली चार्ज अ लोअर प्राइस देन इफ ही इज लेट अस से सेलिंग गुड्स एट CIF. ठीक है, तो दिस इज हाउ द पर्टिकुलर इनकोटर्म्स वर्क. अभी हम एक एक टर्म, देयर आर 11 इनकोटर्म्स इन इनकोटर्म्स 2020. So we will study Incoterms 2020 only, because for examination purpose we have to study the latest version only. तो हम 2020 जो Incoterms जो updated version है, we will study that only mainly. ठीक है, I will now go to the we will now go to the major Incoterms.
Basically, these are the Incoterms. I can note it down. XORG, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP, and basically these Incoterms can be used in all mode of shipment. Okay, be it is sea, waterway, road, by air. These four Incoterms can only be used for sea shipment only. It cannot be used in other than sea mode transport. This is the second classification of a Incoterm, what we already discussed. Now, if we go in detail, you can. Yeah. So now we will start with Xworks. ठीक है. तो Xworks कहाँ originate होता है? It originates in the exporter country. तो Xworks में क्या होता है? Xworks means कि सेलर को Xworks में देयर विल बी वन प्लेस, कोई प्लेस मेंशन होगा. इट कैनॉट बी ओनली Xworks. तो Xworks means that seller will deliver the good at any particular place, preferably in the seller's premises or any other named place, to the buyer. सेलर को Xworks में क्या है कि सेलर हैज लीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज अंडर फॉर द बायर ओनली. तो बायर को सेलर का प्रीमाइसेस और नेम्ड प्लेस से गुड्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, कैरियर में लोड करना पड़ेगा, वॉट एवर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, पोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे अनलोड करके मेन वेसल में लोड करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट क्लियरेंस अरेंज करना पड़ेगा, insurance if required he has to bear, and जो एंड ऑब्वियसली इंपोर्टर कंट्री में सारा फॉर्मेलिटीज उनको ही करना पड़ेगा. तो एक्सपोर्टर जस्ट गुड्स प्रोवाइड कर देगा और उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. एक्सवर्क्स में एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट क्लियरेंस करना नहीं है, एक्सपोर्टर को गुड्स लोड भी करना नहीं है. सो एक्सवर्क्स अगर कोई टर्म चूज होता है, then that is highly beneficial for the exporter, and the total responsibility, cost, risk, obligation of carrying the goods from the exporter country to the importer country lies with the importer. तो एक्सपोर्टर का कोई भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है. यहाँ ये एक्सपोर्ट अभी जो एक्सपोर्ट से यहाँ के डिसएडवांटेजेस कहाँ कहाँ है? डिसएडवांटेजेस है कि एक्सपोर्ट, तो फिर एक्सपोर्टर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक्सपोर्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली लाइज विथ कि अगर कोई बायर को एक्सपोर्ट क्लियरेंस करने के लिए या इंश्योरेंस करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट ओनली दैट एक्सपोर्टर इज लायबल टू प्रोवाइड. Apart from that, nothing. Exporter just commercial invoice और goods buyer को available कर देगा at a named place, जो आपका मे बी एक्सपोर्टर्स प्रीमाइसेस और एनी अदर प्लेस, एंड ही इज डन. मतलब एक्सपोर्टर को और कुछ करना नहीं है. इंपोर्टर को एवरीथिंग ही हैज टू डू. मेजर डिसएडवांटेज इज दैट कि डूइंग एक्सपोर्ट क्लियरेंस इन अ फॉरेन कंट्री इज डिफिकल्ट, बिकॉज वहाँ का जो लॉज है दैट विल बी, द इम्पोर्टर मे नॉट बी फेमिलियर विद दोज लॉज. तो इम्पोर्टर्स को नॉर्मली जो है, इफ दे चूज एक्सवर्क्स, उनको ये सब कुछ करना है. And when you look at it from an LC perspective, Incoterms as it is applicable to any mode of trade. It is not only restricted to LC. ठीक है, but अगर when you are using LC, X words में ideally the LC should not call for any transport document, because transportation is not being arranged by the supplier. So normally X works LC में the LC should only call for a commercial invoice and a bill of exchange. But bank, for compliance and due diligence, they will ask for a copy of the document also, copy of the transport document also. But actually exporter को कुछ भी नहीं देना है, because he is not responsible for anything. He is only asking for payment under the LC with proof that he has delivered the goods, made available the goods to the importer at the point of contact. Maximum he can ask for in some proof of delivery that he has handed over the goods to the particular importer. Importer भी exporter का premise से ही goods collect करेगा, तो he may give a goods received note or something like that, which may be called under the LC. But original transport document normally should not be called under an Xworks LC, because
एक्सपोर्टर वो ट्रांसपोर्टेशन अरेंज ही नहीं कर रहा है, तो ही बिकम डिपेंडेंट ऑन द It's इंपोर्टर, 10 o'clock. अगर उसको ऐसे प्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, तो दिस इज विथ रिलेशन टू द लेटर ऑफ क्रेडिट हाउ एक्सवर्क्स वर्क्स। ठीक है गणेश, नेक्स्ट विल गो टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एफसीए। एफसीए और एक्सवर्क्स में मेजर क्या डिफरेंस है? FCA is also in some ways it is similar to Xworks, but वहाँ पे सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बढ़ जाता है। कहाँ बढ़ जाता है? इट मीन्स दैट कि Xworks में क्या हो रहा था, सेलर वॉज ओनली मेकिंग द गुड्स अवेलेबल एट हिज प्रीमाइसेस। फ्री कैरियर में क्या होगा, ही हैज एन ऑब्लिगेशन दैट seller will actually make available the goods to the carrier. So buyer at any named place, when buyer is coming with a when buyer is coming with any kind of, the goods will have to move right from the seller's premises to the main port. तो वहाँ पे जो आपका जो ये आएगा, लेट अस से कोई कैरियर आएगा, कोई ट्रक आएगा जो यहाँ पे गुड्स लोड होगा, तो ही हैज टू मेक द गुड्स अवेलेबल टू दैट प्लेस। तो जो प्लेस जो होता है, द जो अवेलेबल होता है, तो गुड्स को तो सेलर को वो गुड्स अवेलेबल करना पड़ेगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर कैरियर। सो हियर इज वन मेजर डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस इज दैट कि सेलर विल हैव टू अरेंज फॉर एक्सपोर्ट क्लियरेंस। जैसे एक्सवर्क्स में सेलर को अरेंज नहीं करना था फॉर एक्सपोर्ट क्लियरेंस, here they will have to arrange for the export clearance. The export clearance will have to be arranged by the seller only in FCA। ठीक है, और डिफरेंस क्या है, FCA में जो पैकेजिंग चार्ज, जो लोडिंग चार्ज, वो सब जो होता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी विच रिलेटेड टू दैट, तो दैट विल आल्सो कम टू द एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्टर को जो कैरियर है वहां पे गुड्स लोड करके देना पड़ेगा। सो जो लोडिंग चार्ज होगा और जो लोडिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, दैट विल हैव टू बी बोर्न बाय द सेलर ओनली। तो इन एफसीए, सो एफसीए में दैट मेजर डिफरेंस फ्रॉम एक्सवर्क्स इज दैट कि हम सेलर थोड़ा आगे आ गया। एक्सवर्क्स में क्या कर रहा था, वो सिर्फ गुड्स अपना प्रीमाइसेस में अवेलेबल करके ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एंडेड। यहाँ पे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉस्ट थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। कहाँ इंक्रीज हो रहा है, ही हैज टू मेक द गुड्स अवेलेबल टू द ही हैज टू मेक गुड्स अवेलेबल टू द कैरियर, जहाँ पे और उसमें लोड भी करके देना है, सो दैट बायर कैन टेक द गुड्स टू द मेन पोर्ट, एंड ही हैज टू अरेंज फॉर द एक्सपोर्ट क्लियरेंस। सो एक्सपोर्ट क्लियरेंस में जो प्रोसीडियर्स है, जो कॉस्ट है, that has to be borne by the that has to be borne by the exporter। ठीक है, तो now we come to the next term। तो सीपीटी, तो नेक्स्ट टर्म आपका है सीपीटी। तो सीपीटी में क्या है, तो अगर यहाँ पे जस्ट हम एक बात जस्ट मेंशन कर रहा है, सी व्हेन वी आर क्लासिफाइंग द गुड्स एज योर E, F, E, F, C, and D. So E and D are at two poles. That is, E is in the exporter's country and D is in the importer's country. जो बीच में है, जो F and C, C will basically cover the risks in the main journey, and जो F terms है, that will basically cover the exporter's country, but obviously not only till the premises। So यहाँ पे जैसे हम लोग, the way we are covering it, this FCA is the only F term which is included in your which is included as part of your uh, Incoterm, which is available for any mode of transport। जो remaining two F terms है, which is your FAS and free on board, that too we will cover when we cover the Incoterms for sea shipment।
बट द पॉइंट जो मैं एक्चुअली यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ इज दैट कि एफ टर्म में जो भी होगा इट विल हैपन इन द कंट्री ऑफ द एक्सपोर्टर. It will not go beyond the country of the exporter in F term. C term में it will cover the journey and D term में it will cover the importer country. ठीक है. So when we are coming to CPT which is carried page 2, so CPT में there will be a place of destination. ठीक है. तो carriage paid to means what? That seller will deliver the goods to the carrier or another person nominated by the seller at an agreed place, and that seller must contract and pay for the cost of carriage necessary to bring the goods to the place of destination. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बेयर कर रहा है. तो वी विल सी कि सीपीटी में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है फॉर द फॉर द सेलर. तो सीपीटी में क्या होता है, सेलर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग, लोडिंग, डिलीवरी, एक्सपोर्ट क्लियरेंस, टर्मिनल चार्ज, लोडिंग ऑन कैरेज, डेस्टिनेशन टर्मिनल चार्ज, कैरेज चार्ज. तो एवरीथिंग ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर. तो सीपीटी में क्या हो रहा है, सेलर इज बेसिकली बेयरिंग द कॉस्ट फॉर द जर्नी. जो एंटायर जो जर्नी हो रहा है. सो लेट अस से कि एक गुड्स इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सिंगापुर एंड कमिंग टू इंडिया. तो इट सेज कि सीपीटी अहमदाबाद फॉर एग्जांपल और सीपीटी मुंबई. तो उसमें क्या होगा कि इट मीन्स दैट the cost which is required for even till the destination terminal, carriage charge, yes, sub will be borne by the, it everything will be borne by the supplier, that is the exporter. ठीक है. Hello, sir. Here the risk will get transferred when the goods are delivered to the carrier, right? Yes. सो सीपीटी बेसिकली क्या होता है ना, सीपीटी इसका एक नेम डेस्टिनेशन होता है. तो सीपीटी अगर कोई नेम डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन लेट अस से कि नेम डेस्टिनेशन बोल देता है कि इट इज अ पर्टिकुलर प्लेस, लेट अस से कि इट बोल से सीपीटी मुंबई व्हिच इज द फाइनल डेस्टिनेशन. तो इट विल कवर ऑल द कॉस्ट दैट हैज टू बी बोर्न बाय द that has to be borne by the your exporter only in CPT. ठीक है. तो ऑल दिस रिस्क इट हैज टू बी बोर्न बाय द योर एक्सपोर्टर ओनली. बट यहाँ पे जो रिस्क है दैट रिस्क विल नॉट बी कैरिड बाय द एक्सपोर्टर. क्यों? आप अगर देखेंगे सीपीटी में इंश्योरेंस का कोई जरूरत नहीं है. तो इफ देयर इज एनी लॉस और डैमेज टू द गुड्स देन एक्सपोर्टर कैन नॉट बी मेड लायबल अंडर सीपीटी because he is not required to arrange insurance. तो अगर उसको रिस्क को कवर करना है इन दैट पर्टिकुलर इनकोटर्म यूज कर रहे हैं तो बायर को उसके लिए he will have to arrange for the insurance. Okay, so the cost in CPT जो है तो होता है obligation for the onward journey, जो major sea or air journey or land journey whatever the mode of transport that the exporter is responsible for, but he is not responsible for the risk. क्योंकि ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्क. अगर आप बोल रहे हैं कि सीपीटी मुंबई तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द कैरेज टू मुंबई, बट ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी रिस्क. अगर गुड्स डैमेज हो जाता है और स्टॉर्म से द शिप सिंक्स और एनीथिंग गुड्स आर लॉस्ट देन उसको लायबल नहीं कर सकते. दिट इज द बायर्स रिस्क. सर यहाँ पे कैरियर कौन डिसाइड करता है, मतलब एक्सपोर्टर डिसाइड करेगा या फिर द इम्पोर्टर विल टेल द एक्सपोर्टर दैट ये कैरियर होगा? See, good question. The point is that कि अगर exporter is bearing the cost, तो exporter it is assumed will arrange for it. अगर let us say कि depends on the incoterm. अगर let us say कि it is Xworks और it is FCA, तो इसमें क्या होगा, नॉर्मली आप देखेंगे ई टर्म और एफ टर्म में द कैरियर चॉइस और द mode of transport is decided by the importer only, because the exporter is not actually arranging the
पैसेज, तो उसके लिए नॉर्मली इंपोर्टर अरेंज करता है। बट अगेन आप देखेंगे, सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेज, देयर मे बी मल्टीपल शिप मोड्स व्हिच आर अवेलेबल, बिकॉज कोई भी गुड्स नॉर्मली सिनेरियो में क्या होता है, कोई भी एक्सपोर्टर तो कोई पोर्ट या एयरपोर्ट या वैसे, एक्सेप्ट इन एसीजेड एंटिटीज, विच एवर कंट्रीज में एसीजेड एंटिटीज है, वहां छोड़ के तो नोबडी इज एक्चुअली हैविंग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ऑन द सेम प्रीमाइसेस। तो गुड्स को तो मूव कराना ही पड़ेगा, गुड्स विल हैव टू मूव। Even SEZ में customs clearance happens in the SEZ, but the movement of goods from the manufacturing setup to actual port, airport और land customs जो भी है, it has to move, तो उसका एक cost है। See, anywhere where there is a movement of goods, आपको कुछ cost is mandatory. One is the packaging cost. आपका goods जो आपका आपका goods जो होता है, आपका goods जो just 1 minute. हाँ, सो बेसिकली कुछ कॉस्ट है जो आपका मैंडेटरी हो जाता है, दैट इज इट विल बी देयर। सो आपका जो, सी बेसिकली कहाँ पे, व्हेन इट इज दैट की मैन्युफैक्चरिंग हैज स्टॉप्ड, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप्स एट द पॉइंट वेयर पैकेजिंग इज टू बी डन। तो पैकेजिंग इज अ कॉस्ट जिसको एज पर इनकोटर्म इट हैज टू बी बोर्ड, because normally goods have to be made ready for the particular journey. So there is one packaging cost, there is one loading cost from let's say goods are traveling by truck to the airport, तो एक loading cost है। Then goods have to be unloaded at the airport and loaded to the aircraft, so there is also a loading and unloading cost. There is the cost of export clearance, then there is the cost of the air freight for the journey, which is the airline cost. Then when the goods reach the importer country, goods again have to be unloaded, so there is a cost to that. Import clearance has to be done, there is a cost to that. फिर goods को load, कोई truck वक में load करके it has to go to importer's warehouse and it has to be unloaded there. So in every part of the journey, wherever there is any kind of transshipment, loading and unloading has to be there. So every wherever there is transshipment, agar between the journeys also if there is transshipment involved, तो हर transshipment में loading unloading cost आ जाता है. So every part of the journey में there are certain costs which are unavoidable. जैसे packaging cost, loading cost, unloading cost, export clearance, export taxes, import clearance, import taxes. So and obviously the main journey का जो freight costs है for every kind of carrier involved. So when we are looking at this kind of incoterm, हमें दो चीज देखना है, एक है cost, एक है obligation, who is responsible for the activity, and third है risk. Risk can be mitigated by insurance. So who is required to take insurance cover? ठीक है, so that we will come to when we decide on insurance. ठीक है, and Ganesh, next one. ठीक है। सी CIP, carriage insurance paid to, सी CPT एंड CIP, व्हाट इज द डिफरेंस? CIP इनकोटर में क्या होता है, इंश्योरेंस का जो ऑब्लिगेशन है वो सेलर के ऊपर आ जाता है, सेलर इंश्योरेंस अरेंज कर देगा। आप इधर देखो, आप प्रीवियस स्लाइड में देख सकते हो, यहाँ पे कॉस्ट एक एरो है एंड रिस्क का एक एरो है। कॉस्ट में जो सेलर का ऑब्लिगेशन था कहाँ तक, टिल प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, इट इज नॉट पोर्ट। CPT एंड CIP में और जो रिस्क, आई मीन जो सेलर का ऑब्लिगेशन रहता है फ्रेट पेमेंट करने का, अप टू प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, नॉट पोर्ट।
ओके, तो इसीलिए यहाँ पे जिसका जो फ्रेट पेमेंट करता है, बेसिकली व्हाट इज द मेन जर्नी इट मीन्स फ्रॉम पोर्ट ऑफ लोडिंग टू पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज और प्लेस ऑफ रिसीव टू प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन एज पर इनकोटर्म। ओके, दैट इज द मेन जर्नी। सो सीपीटी केसेस में देखो, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन तक उसने फ्रेट पेमेंट कर दिया, लेकिन इसका रिस्क कब ट्रांसफर हो रहा है? रिस्क हो रहा है एट लोडिंग स्टेज। जैसे गुड्स लोड हो गया, तो सेलर का रिस्क वहीं से खत्म हो गया, वहां से बायर का जो येलो लाइन देख रहे हो, दैट इज फॉर द बायर्स रिस्क। ठीक है, आई जो कॉस्ट में देखो, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन के बाद टिल बायर्स वेयर हाउस, इट इज बायर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, बायर कॉस्ट बियर करेगा। बट यहाँ पे रिस्क का कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है? एट द लोडिंग स्टेज। लोडिंग स्टेज में सेलर का ऑब्लिगेशन जो रिस्क है वो ट्रांसफर हो रहा है टू बायर। जैसे मैंने कहा था, अगर किसी शॉप से हम सेलर से, लेट से हम एक टेलीविजन ले रहे हैं, उसने बोला कि मैं आपका जो गुड्स का जो कॉस्ट है मैं पेमेंट कर देता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन जिस ट्रक में जाएगा, जिस लॉरी में जाएगा, मैं इसका पैसा दे देता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे दिया। लेकिन आपको लेके जाना है, दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने गुड्स लोड कर दिया, मेरा रिस्क खत्म हो गया, मैंने पैसा दे दिया, ये आप अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ड्राइवर कहीं भाग गया, कुछ लेके चला, दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सिमिलर थिंग हैपेंड ओवर हियर। यहाँ पे जैसे ही उसने फ्रेट तो पेमेंट कर दिया टिल प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, लेकिन रिस्क कहाँ पे हो गया ट्रांसफर? जैसे उसने गुड्स लोड कर दिया, अपना जो मोड ऑफ कन्वेंस था, लेट्स से शिप में गुड्स लोड कर दिया, उसका रिस्क वहीं से ट्रांसफर हो गया। देन वहां से इट इज द बायर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ इफ यू गो टू सीआईपी, सीआईपी में देखो, कॉस्ट जो बियर करता है, आई मीन जो कॉस्ट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये बियर करता है टिल प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। इंश्योरेंस भी करके देगा, बिकॉज इट इज द सेलर्स ओब्लिगेशन टू अरेंज फॉर इंश्योरेंस, दैट इज ऑल्सो टिल प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। यहाँ पे भी आप देखो, देखे होंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स है जो रिक्वेस्ट करते हैं कि सीपीटी में, सॉरी सीआईएफ में आप दे दो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, बट सीआईएफ में कवर नहीं करता है, कवर करता है सीपीटी में प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो, इंश्योरेंस जो अरेंज करेगा अप टू प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन करेगा। यहाँ पे कॉस्ट दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रहा है, इंश्योरेंस कर रहा है, लेकिन उसका रिस्क ट्रांसफर नहीं हो रहा है। रिस्क कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? लोडिंग प्लेस में। गुड्स लोड कर दिया, मैंने इंश्योरेंस दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी पेमेंट कर दिया। ना, यहाँ से आपको लेके जाना योर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर गुड्स में कुछ हो जाता है, ये आप देखोगे कैसे क्लेम करना है, क्या करना है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ एनीथिंग। ठीक है, ये सेलर का ऑब्लिगेशन रिस्क यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है एट लोड स्टेज। जैसे गुड्स लोड हो गया, उसका रिस्क खत्म हो गया, देन वहां से बायर का रेस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क ट्रांसफर हो गया। ठीक है, carriage and insurance paid to means the seller deliver the goods to the carrier or another person nominated by the seller at an agreed place. That is, that the seller must contract and pay the cost of carriage necessary to bring the goods to the named place of destination. It is talking about place, not port, because ये all mode में यूज होता है। सी, अदर देन सी मोड, बाकी कहीं में पोर्ट का मेंशन नहीं होता है। So that is the reason it covers till named place of destination, till place of destination ये cover करता है। The seller also contracts for insurance cover against the buyer's risk of loss or damage to the goods during the carriage. The buyer should note that CIP, under CIP, the seller is required to obtain insurance only on minimum cover, and should buyer wish to have more insurance protection, see, there are specific uh, responsibilities for the to take insurance cover by, I mean, इंश्योरेंस का कौन सी पॉइंट में कौन सी रिस्क कवर करने के लिए सेलर को इंश्योरेंस अरेंज करना है, तो दैट सेलर विल अरेंज। कुछ एडिशनली कवर करना है, देन वो बायर अपना रिस्क से अपना पेमेंट करके वो एडिशनल रिस्क कवर कर सकता है। लेकिन जो मिनिमम कवर करवाना है, जो रिक्वायरमेंट है, ओके, दैट एटलीस्ट वो तो कवर करके देगा। That is for the seller's obligation. Okay, now if we go to next, see, DAP, delivery at place.
डिलीवरी एट प्लेस में आप देखो CIP टिल CIP रिस्क कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा था, दैट इज एट पोर्ट लोडिंग स्टेज। लेकिन DAP में रिस्क कहाँ तक जा रहा है, टिल प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। Deliver at place, it means the seller delivers when the goods are placed at the disposal of the buyer on the arriving means of transport, ready for unloading at the named place of destination। जो कि उसका नेम्ड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन होगा, वहां पे गुड्स लेके, मतलब गाड़ी लेके खड़ा कर देगा, अनलोडिंग नहीं करेगा। गुड्स विल बी रेडी फॉर अनलोडिंग, बट अनलोडिंग विल नॉट बी डन बाय द सेलर, इट विल बी टेकन केयर बाय द बायर। अनलोडिंग नहीं करेगा, गुड्स लेके रेडी कर देगा फॉर अनलोडिंग। मेरा मतलब जो भी मोड ऑफ कन्वेंस, व्हीकल आ गया, लॉरी आ गया, देन यू कैन टेक केयर ऑफ अनलोडिंग। ठीक है, टिल एट द प्लेस ऑफ अ डेस्टिनेशन। एंड किसका रिस्क है, सेलर का रिस्क है। सेलर पूरा रिस्क लेगा सेफली गुड्स पहुंचाने के लिए। ऑल्दो इंश्योरेंस अरेंज करना, इट डिपेंड्स, इट इज नॉट डिफाइंड हु विल बियर द इंश्योरेंस। दोनों में से कोई एक इंश्योरेंस कर सकते हैं, लेकिन रिस्क लेगा टिल डिलीवरी। जो नेम्ड प्लेस मेंशन होगा एलसी में, टिल दैट पॉइंट इट इज द सेलर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफली डिलीवर द गुड्स एट दैट पॉइंट। ओके, Ganesh, unloading will bear by the बायर buyer. Okay. गुड्स वो लेके जाके रेडी करके रख देगा कि आप रेडी फॉर अनलोडिंग, लेकिन अनलोडिंग नहीं कराएगा। hmm, Okay. till Now, the date of place delivery at place. हाँ, डिलीवरी प्लेस, यानी buyer's country. हाँ, बायर्स कंट्री। डी टर्म सर इज वो फॉर प्लेस, बायर्स। सर नॉर्मली वो प्लेस यही रहेगा ना, अपना पोर्ट ही रहेगा ना, कि एनी अदर प्लेस अदर नहीं देन नहीं नहीं, पोर्ट? पोर्ट नहीं, प्लेस रहता है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। वेयर हाउस उसका रहेगा वहां तक। नहीं, उसका कोई प्लेस रहता है ना, जैसे ICD हो गया, हाँ ICD, ओके ओके। ICD रहता है ना, जो कंटेनर डिपो रहता है, वो हाँ हो सकता है, या अदर कोई प्लेस हो सकता है, उसका कोई वेयरहाउस भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं कि ओनली वेयरहाउस होगा या तो पोर्ट होगा। हम्म, हो सकता है उसका पोर्ट भी हो सकता है, कि मान लो कभी कभी क्या होता है ना, बायर का वेयरहाउस भी पोर्ट में होता है। हम्म। उस केस में वो क्या करते हैं ना, उसी पोर्ट को रखते हैं प्लेस ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन में, सो दैट वो उसी पोर्ट में जो वेयरहाउस है, उसमें वो लोग अपना गुड्स को वेयरहाउस में रख देते हैं। वो भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आइडियल क्या है, दैट इज, वी कैन से दैट इज प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। जो प्लेस मेंशन होगा, लाइक आई मीन 44B में जो मेंशन होगा प्लेस, दैट इज द प्लेस ऑफ अ डेस्टिनेशन। नाउ नेक्स्ट है DPU, delivered at place unloaded। DPU is the only one in Incoterm where it is the responsibility for the seller। यहाँ पे वो गुड्स अनलोड कराता है, सेलर करता है अपना कॉस्ट में। ठीक है, कॉस्ट पेमेंट बियर करेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देगा टिल प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। रिस्क भी देगा, रिस्क भी बियर करेगा टिल प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। अपना कॉस्ट, अपना रिस्क, बट इंश्योरेंस वो अरेंज नहीं करेगा। इंश्योरेंस इज नेगोशिएबल, दोनों में से कोई एक अरेंज कर सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है दोनों का बीच का कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ। सो डिलीवर्ड प्लेस मींस द सेलर डिलीवर द गुड्स एंड ट्रांसफर द रिस्क टू बायर when the goods are unloaded from the arriving means of transport, are placed at the disposal of the buyer at the named place of a destination or an agreed point with that place। ओके, जैसे उसने गुड्स अनलोड कर दिया, तब जाके उसका रिस्क ट्रांसफर हुआ फ्रॉम सेलर टू बायर। ठीक है, यहाँ पे रिस्क कब ट्रांसफर होगा, जब गुड्स अनलोड हो जाएगा एट द एग्रीड प्लेस, नेम्ड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जो भी डिफाइंड हुआ होगा दोनों की, बायर के सेलर के बीच में, उसी प्लेस में जब गुड्स अनलोडिंग हो गया, देन यहाँ पे जाके अपना जो रिस्क है वो ट्रांसफर होगा फ्रॉम द सेलर टू बायर। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज मस्ट बी अरेंज्ड by the seller up to the agreed point of a delivery of a destination। The seller is liable to unload the goods from the means of यहाँ पे सेलर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है।
DPU requires the seller to clear the goods for export. However, the seller is under no obligation to clear the goods for import. See, DPU में क्या होता है, until प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन जितना भी कॉस्ट रहता है, एक्सपोर्ट क्लियरेंस हो गया, लोडिंग हो गया, एंड टिल ऑनलोडिंग ऑफ द गुड्स एट द बायर प्लेस, वो सारा कवर करता है, सारा उसका रिस्क है, उसका कॉस्ट है, सेलर का कॉस्ट है, लेकिन इंपोर्ट क्लियरेंस नहीं करता है। इंपोर्ट क्लियरेंस कौन करेगा? बायर करके देगा। सी, डीपीयू के इनकोडर में ऐसा है, वहां पे गुड्स ऑनलोडिंग सेलर करता है, लेकिन इंपोर्ट क्लियरेंस सेलर नहीं करता है, इंपोर्ट क्लियरेंस करेगा बायर। बायर मस्ट अरेंज फॉर इंपोर्ट कस्टम्स क्लियरेंस एंड कस्टम ड्यूटीज, ये बायर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इंपोर्ट क्लियरेंस करके गुड्स मतलब करेगा, देन सेलर उसको डिलीवरी कराएगा एट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, एंड अनलोडिंग भी कराएगा एट दैट प्लेस। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्मली फिर सर डीएपी और डीपीयू में यही डिफरेंस है कि अनलोडिंग इज डन अंडर डीपीयू बाय बायर एंड सॉरी बाय सेलर, एंड अंडर डीएपी इट इज डन बाय द बायर। डीएपी डिलीवरेड प्लेस, राइट? हाँ यस सर, डिलीवरेड हाँ प्लेस हाँ, अनलोडिंग इज डन बाय द वही बायर। डिफरेंस है, वही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। डीएपी में गुड्स ऑनलोडिंग नहीं होता है, डीपीयू में गुड्स ऑनलोडिंग होता है, जो कि सेलर करता है। एंड डीएपी में जब गुड्स ऑनलोडिंग होता है, वो कौन करेगा? वो बायर करेगा अपना कॉस्ट से, ठीक है। लेकिन डीपीयू में सेलर करता है अपना कॉस्ट, सेलर का कॉस्ट, दैट इज द डिफरेंस। And sir, in both cases, the custom clearance in import country is done by the buyer itself. बायर, करेक्ट। डीडीपी, डिलीवरी ड्यूटी पेड, दिस इज जस्ट द अपोजिट ऑफ एक्सवर्क। एक्सवर्क में क्या होता था? बायर का ऑब्लिगेशन है, वो क्या करेगा? गुड्स अपना फैक्ट्री में, वेयर हाउस में रेडी कर देगा फॉर डिलीवरी के लिए, देन वहां से गुड्स लोडिंग करना, एक्सपोर्ट क्लियरेंस करना, एवरीथिंग इट विल बी टेकन केयर बाय द बायर। एंड डीडीपी जस्ट इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सवर्क्स। इसमें क्या है? एवरीथिंग विल बी डन बट टेकन केयर बाय द सेलर, ठीक है। Even if import clearance also, okay, deliver duty paid means the seller deliver the goods when the goods are placed at the disposal of the buyer, cleared for import on arriving means of transport, ready for unloading at the named place of destination. The seller bears all the cost or risk involved in bringing the goods to the place of destination, and has an obligation to clear the goods not only for the export but also import, to pay any duty, both export and import, and to carry out all customs formalities. Seller क्या करेगा? Export formalities, export clearance, import clearance, everything, every cost that will be taken care by the seller, and वो goods लेके जो कि named place of destination में ready कर देगा for unloading, but unloading will be taken care by the बायर नॉट द सेलर। यहाँ पे ऑनलोडिंग नहीं करेगा, सब कुछ करेगा, एक्सपोर्ट क्लियरेंस, इंपोर्ट क्लियरेंस, एवरीथिंग। अपना रिस्क भी कहाँ तक, कहाँ ट्रांसफर होगा? जो एग्रीड प्लेस में आके अपना गाड़ी खड़ा कर देगा, ये आपका गुड्स है, दैट इज रेडी फॉर ऑनलोडिंग, देन यू कैन टेक केयर ऑफ ऑनलोडिंग। इस प्लेस में अपना रिस्क ट्रांसफर होगा फ्रॉम सेलर टू बायर। जो 44B में जो प्लेस रहेगा, दैट इज द नेम्ड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। उस प्लेस में से गाड़ी आके रेडी पहुंच गया, वहां पे उसका रिस्क ट्रांसफर हो गया फ्रॉम सेलर टू बायर। ऑनलोडिंग नहीं करता है डीडीपी में, ऑल्दो ऑल द कॉस्ट, all the risk has been taken care by the seller, but onloading is not. Apart from unloading, everything will be taken care by the seller, that is in DDP. Clear है? तो बेसिकली ये डीडीपी में डीएपी जैसा ही है। हाँ, डीएपी जैसा है, लेकिन यहाँ पे इंपोर्ट क्लियरेंस पेमेंट देता है सेलर। वो दोनों है ना, जो डीएपी आपका डीपीयू है, वो दोनों केसेस में इंपोर्ट क्लियरेंस बायर करता है। इस केस में इंपोर्ट क्लियरेंस
सेलर ही करेगा, गुड्स ऑनलोड नहीं करेगा, लाइक डीएपी ऑनलोड नहीं करेगा, रेडी फॉर ऑनलोडिंग करके छोड़ देगा। ठीक है, ओके, डीएपी एंड डीडीपी में डिफरेंस यही है, यहाँ पे इंपोर्ट क्लियरेंस बायर देता है, सॉरी सेलर देता है, सेलर देता है। अदर थिंग्स आर सेम। और ये 3 इनकोटर्म है जिसमें इंश्योरेंस विल बी डिपेंड अपॉन द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एप्लीकेंट एंड वेरिफिकेशन। It is not even 3 Incoterm, all the Incoterm except CIP and CIF। ओके, CIF CIP में दोनों केस में सेलर ओब्लिगेशन है, बाकी जो 9 Incoterm रह गया इन केसेस में नेगोशिएबल। नेगोशिएबल मींस दोनों में से कोई पार्टी कर सकता है। ओके, अगर CIF एंड इंश्योरेंस CIP है, ऑब्लिगेशन नहीं है किसी के ऊपर अनलेस इट इज सीआईएफ और सीआईपी। बाकी कोई भी इनकोटर्म में इंश्योरेंस कौन बेयर करना है इनकोटर्म डज नॉट डिफाइन, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट है बिटवीन बायर एंड सेलर। ठीक है। FAS फ्री एलंगसाइड शिप। एलंगसाइड शिप क्या होता है, जब मतलब जो पोर्ट एरिया होता है ना, शिप की जो आसपास एरिया में एक एक एरिया होता है, इसको मतलब इसको कुएं कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे गुड्स आके जो भी अपना सेलर है वहां पे वो डिलीवर कर जा सकता है, दैट इज कहते हैं एलंग साइड शिप, इसको और बार्ज उसको भी कहते हैं। ठीक है, तो उस प्लेस में गुड्स वो सेलर लेके अनलोड करके चला जाता है, दैट इज एलंग साइड शिप। एलंग साइड शिप में क्या होता है, टिल दैट पॉइंट लाइक एक्सपोर्ट क्लियरेंस हो गया, लोडिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टिल दैट पॉइंट, अनलोडिंग एट दैट प्लेस, वो सेलर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उस प्लेस से गुड्स लोड करना शिप में, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर करना, दैट इज एट द बायर्स कॉस्ट। उसका रिस्क भी कहाँ तक ट्रांसफर होता है, जब वो गुड्स लाके उसी प्लेस में एलंग साइड शिप में वो गुड्स डिलीवर कर दिया, वहीं पे उसका रिस्क भी ट्रांसफर हो गया। आप यहाँ पे देखो, ये है, ये जो है ना, ये जो शिप की तरह दिख रहा है, सॉरी ये जो दिख रहा है, ये शिप से जस्ट पहले ये जो प्लेस है जहाँ पे जो ब्लैक मार्क स्पॉट है, तो दैट इज द एलंग साइड शिप। इस प्लेस में जैसे गुड्स आ गया ना, वहीं पे अपना कॉस्ट एंड रिस्क दोनों उसी प्लेस में ट्रांसफर हो गया। फिर वहां से लोड करना, लोडिंग कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड रिस्क, everything will be taken care by the buyer। See, free alongside ship means that the seller deliver when the goods are placed alongside the vessel on a quay or barge nominated by the buyer at the named port of shipment। जो नेम्ड पोर्ट ऑफ शिपमेंट में बायर ने जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कौन सा शिप में मेरा गुड्स जा रहा है, ओके, उस केस में उसी प्लेस में जैसे डिलीवरी हो गया, देन वहीं पे उसका रिस्क ट्रांसफर हो गया एंड कॉस्ट जो बियर करेगा सेलर टिल दैट पॉइंट। द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज टू द गुड्स पासेस व्हेन द गुड्स आर अलोंगसाइड द शिप। एंड जब अलोंगसाइड शिप में गुड्स डिलीवरी हो गया, तब उसका रिस्क ट्रांसफर हो गया एंड द बायर बियर्स ऑल द कॉस्ट फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स। बायर उसी मोमेंट ऑनवर्ड्स सारा रिस्क सारा कॉस्ट वो बियर करता है। द एफओबी, एफएस में एलंगसाइड शिप तक था, यहाँ पे थोड़ा सा आगे उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है। कहाँ तक, फ्री ऑनबोर्ड। फ्री ऑनबोर्ड मतलब, और ऑनबोर्ड मतलब गुड्स जो लोडिंग होगा शिप में उसका कॉस्ट भी सेलर देगा। ठीक है, एफएस में आता था यहाँ तक एलंग साइड तक, ऑनबोर्ड में गुड्स लोडिंग ऐड हो गया, देन वो बन गया फ्री एफओबी। फ्री ऑनबोर्ड मींस द सेलर डिलीवर द गुड्स ऑनबोर्ड द वेसल, वेसल में गुड्स ऑनबोर्ड करेगा, लोड करेगा, nominated by the buyer at the named port of shipment and procures the goods already, or procures the goods already so delivered। The risk and the law, risk कहाँ से ट्रांसफर होगा, रिस्क विल बी पासेस व्हेन द गुड्स आर ऑन बोर्ड द वेसल। जैसे गुड्स ऑन वेसल में ऑन बोर्ड हो गया, वहां पे उसका रिस्क ट्रांसफर हो गया एंड उसका कॉस्ट भी
फ्रॉम द लोडिंग गुड्स, लोडिंग हो गया शिप में, आफ्टरवर्ड्स मतलब उसका जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम दैट पॉइंट टिल पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, ओके, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो बायर बियर करेगा। लोडिंग अप टू लोडिंग ऑफ द वेसल सेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आफ्टर दैट इट इज द बायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड कॉस्ट एंड रिस्क दोनों सेम जगह पे ट्रांसफर होता है, सेम पॉइंट पे ट्रांसफर होता है obligation, cost loading risk also at the same place loading also। now CFR FOB में था टिल ऑनलोडिंग द वेसल, CFR में क्या हो गया, इसमें मेन जर्नी का जो कॉस्ट है वो इन्वॉल्व हो गया, ऐड हो गया, देन वो बन गया CFR, कॉस्ट एंड फ्रेट। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आई एम जस्ट वन सेकेंड, देखो CPT में यहाँ पे आई जस्ट वांटेड टू शो यू दैट कंपैरिजन बिटवीन CPT एंड CFR। सो CPT में देखो यहाँ पे जो रिस्क कॉस्ट है टिल प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। नाउ इफ यू गो टू CFR, बिकॉज CFR CPT दोनों ऑलमोस्ट सेम है, द डिफरेंस इज वन कैन ओनली बी यूज्ड फॉर सी मोड, अदर वन कैन बी यूज्ड फॉर ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सी इन CFR में देखो, ये जहाँ पे ये वेसल है, अंटिल वेसल मतलब पोर्ट तक कवर करता है। CFR एंड CIF covers only till port of destination, not place। ये जैसे पोर्ट है ना, इसका पेमेंट कब तक करेगा, टिल पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब जो भी डेस्टिनेशन पोर्ट होगा, लेट से चाइना से मुंबई आ रहा है गुड्स, मुंबई पोर्ट तक करेगा। हो सकता है हमारा गुड्स दिल्ली तक आ रहा है, ICD दिल्ली तक आ रहा है, मुंबई से बाई रोड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पेमेंट कब तक आएगा, मुंबई पोर्ट तक करेगा सेलर। मुंबई पोर्ट से ICD दिल्ली तक लेके आना, दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायर। बट यहाँ पे हमारा कुछ कस्टमर्स है, मतलब इंडियन क्लाइंट्स ऐसे बोलते रहते हैं कि आई मीन आप CFR करो या CIF करो, उसमें से ICD ऐड करो, नहीं कर सकता है एज पर इनकोटर्म रूल। उसके लिए सेपरेट इनकोटर्म में CIP एंड CPT। एंड रिस्क कब ट्रांसफर होता है CFR में, एट लोडिंग स्टेज, जैसे वेसल में गुड्स लोड हो गया उसी में रिस्क ट्रांसफर हो गया फ्रॉम सेलर टू बायर। लेकिन कॉस्ट पेमेंट करता है बायर, सॉरी सेलर, कब तक, टिल पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। कॉस्ट एंड फ्रेट मीन्स द सेलर डिलीवर द गुड्स ऑन बोर्ड द वेसल or procures the goods already so delivered। The risk of a loss and damage of the goods passes when goods are on board the vessel। The seller must contract for and pay the cost and freight necessary to bring the goods to named port of destination। नेम्ड पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक जो हम फ्रेट पेमेंट होगा वो सेलर करेगा, बट रिस्क जो पास होगा कहाँ से होगा, फ्रॉम द वंस द गुड्स लोडेड अनटू द वेसल। जैसे गुड्स वेसल में लोड हो गया, उसी प्लेस से रिस्क ट्रांसफर हो गया फ्रॉम द सेलर टू बायर। नाउ नेक्स्ट इज CIF। CIF इनको टर्म में यहाँ पे एडिशनली जो CFR एंड CIF में द डिफरेंस, दैट इज एडिशनली इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस बियर करता है सेलर। कहां तक करेगा, टिल पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। कॉस्ट पेमेंट करेगा टिल पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, इंश्योरेंस पेमेंट करेगा टिल पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, लेकिन रिस्क कहां ट्रांसफर हो रहा है, वंस गुड्स लोडेड ऑन टू द वेसल। जैसे वेसल में गुड्स लोड हो गया, देन वहां से उसका रिस्क ट्रांसफर हो गया फ्रॉम सेलर टू बायर। वो फ्रेट पेमेंट कर दिया, इंश्योरेंस कर दिया, लेकिन आप कैसे लेके जाना, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड रिस्क यहाँ से ट्रांसफर हो गया। इसका ड्यूरिंग जर्नी गुड्स में कुछ भी हो गया, देन सेलर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं, वो बायर बायर ही लेगा सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो गणेश CIP और CIF में जस्ट वो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन तक
रिस्क कॉस्ट और रिस्क इंश्योरेंस कवर करके रखेगा। सीआईपी एंड सीआईएफ में हाँ। जो फ्रेट पेमेंट करेगा, लेट्स से सीआईपी में करेगा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन तक, हम्म। सीआईएफ में करेगा पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक। हम्म। इंश्योरेंस भी सेम, लेकिन रिस्क जो ट्रांसफर होगा वो लोडिंग स्टेज में लोडिंग स्टेज ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर हो जाएगा। हम्म। ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक्स वर्क में कौन सा कॉस्ट है, कौन बियर करता है। एक्स वर्क ओके। इनकोटर्म में देखो रिस्क कहाँ पे ट्रांसफर होगा, एट ट्रांसफर ऑफ रिस्क एट बायर्स डिस्पोजल। ओके, जैसे बायर को मिल गया गुड्स, वहीं से उसको ट्रांसफर हो गया। पैकेजिंग करेगा सेलर, सेलर खाली पैकेजिंग कर देगा और कुछ नहीं करेगा, गुड्स का पैकिंग करके रख देगा गुड्स, बाकी कुछ नहीं करेगा। लोडिंग बायर, डिलीवरी पोर्ट बायर, एक्सपोर्ट ड्यूटी बायर, ओरिजिन टर्मिनल चार्ज बायर, लोडिंग कैरेज, इंश्योरेंस नेगोशिएबल है, इसीलिए इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, और दोनों पार्टी से कोई भी कर सकता है एज पर देयर एग्रीमेंट। बट एलसी इनको टर्म ऐसे कोई डिफाइन नहीं करता है कि अदर देन सीआईपी एंड सीआईएफ केसेस में वेदर इंश्योरेंस इज मैंडेटरी और नॉट। ओके, ये सब कुछ बायर है। एंड देन एफसीए में देखो, पैकेजिंग करता है सेलर, लोडिंग करता है सेलर, डिलीवरी टू द प्लेस सेलर, एक्सपोर्ट क्लियरेंस सेलर, अदर चार्जेस आर बायर। ये सारा डिफाइंड है। ओके, तो आप इसको रेफर करोगे भी, आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा। देन इफ यू गो टू इस पेज में 11 इनकोटर में रिस्क कहाँ ट्रांसफर हुआ है वो ऐसे इधर मेंशन्ड है। सो कैरेज एक्स वर्क goods carriage to be arranged by the buyer, because all the transportation to be arranged by the buyer। यहाँ पर रिस्क कब ट्रांसफर हो रहा है, रिस्क ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू द बायर व्हेन गुड्स आर एट डिस्पोजल ऑफ द बायर एट, इट मींस जो बायर का जो सॉरी सेलर का जो वेयर हाउस है, जो फैक्ट्री है जहाँ पे वो गुड्स रेडी करता है डिलीवरी के लिए, उस प्लेस से उसका रिस्क ट्रांसफर हो जाता है। एफसीए में रिस्क ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू द बायर व्हेन गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू द कैरियर एट द नेम प्लेस। जो कैरियर का प्लेस रहता है, बिकॉज बेसिकली क्या होता है ना, कैरियर का प्लेस कौन सा होता है, पोर्ट एंड सेलर बीच का एक प्लेस होता है। आई मीन जहां पे हो सकता है जो ट्रांसपोर्ट कंपनी का कोई ऑफिस है, ठीक है, जहां से वो गुड्स हैंड ओवर ले लेते हैं, हैंड ओवर, वहां से वो फिर अरेंजमेंट करते हैं, वो प्लेस है। हो सकता है वो पोर्ट के अंदर भी हो सकता है, इनसाइड द पोर्ट, या तो आउटसाइड द पोर्ट भी हो सकता है। ठीक, वो प्लेस में जहाँ पे गुड्स हैंड ओवर किया गया, डिलीवरी किया गया टू द शिपिंग कंपनी। ओके, दैट प्लेस में से वो सेलर का जो ऑब्लिगेशन है, सेलर का जो रिस्क है, वो ट्रांसफर होता है। ओके, यहाँ पे सारा इनको टर्म में रिस्क कहाँ पे ट्रांसफर होता है, इट इज मेंशन्ड ओवर हियर, यू कैन रेफर दिस आल्सो, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन भी आता है, आएगा, बिकॉज इन इनको टर्म सो एंड सो एट व्हाट पॉइंट द रिस्क ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आएगा। सो यू नीड टू बी थोरोली, इसको रीड करो, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट वी कैन अगेन डिस्कस। सी हियर आल्सो सेम चीज, आई मीन लोडिंग अनलोडिंग, जो जो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, ओके, एंटायर जो गुड्स शिपमेंट करने के लिए, वो सारे कॉस्ट कहाँ पे किसको ट्रांसफर होता है, किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट मेंशन ओवर हियर। इंश्योरेंस के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन नेगोशिएबल। ओनली टू केसेस में, लाइक सीआईएफ एंड सीआईबी केसेस में सिम लिखा हुआ है सेलर, अदर केसेस में इट इज नेगोशिएबल। नेगोशिएबल मीन्स दोनों में से कोई पार्टी कर सकता है, उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जैसे भी उनका एग्रीमेंट रहेगा, अकॉर्डिंगली। एंड ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड इसीलिए अटैच किया हुआ है टू मेक यू अंडरस्टैंड थोरोली, बिकॉज ये जो येलो मार्क है ना, ये ट्रांसफर ऑफ रिस्क, रिस्क कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, सेलर का ऑब्लिगेशन, ये जो ब्लू मार्क है, सेलर का ऑब्लिगेशन कहाँ तक है, रिस्क की ट्रांसफर कहाँ पे है, एंड जो आई मीन रेड वाला मार्क है, वो बायर्स ऑब्लिगेशन है। ठीक है, एक्सओर में कहाँ हो रहा है, एफसी में कहाँ हो रहा है,
FAS में किधर हो रहा है, फ्री ऑन बोर्ड में, CFR में। CFR में रिस्क तो इधर ट्रांसफर हो गया, बट जो ओब्लिगेशन मीन्स फ्रेड पेमेंट का, कॉस्ट का ओब्लिगेशन, ठीक है, वो कहाँ तक जाता है, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक, ठीक है। CPT में जैसे कैरियर को गुड्स हैंडओवर कर दिया तो वहां पे उसका रिस्क ट्रांसफर हो गया, लेकिन उसका पेमेंट करना, फ्रेड पेमेंट का ओब्लिगेशन जो है टिल प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। DD DPU में टिल प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, डिलीवरी प्लेस अनलोडेड। यूजुअली ये टर्मिनल में होता है, तो एक प्लेस ऐसे रहेगा जिसमें सेलर इंटीमेट करेगा टू द, सॉरी, बायर इंटीमेट करेगा टू द बायर टू अनलोड द गुड्स। ओके, तो इसीलिए जैसे वो गुड्स अनलोड हो गया देन ओनली रिस्क ट्रांसफर होता है। DAP DDP में, सॉरी DAP हाँ DDP में, दोनों केस में डेस्टिनेशन प्लेस वहां पे अपना रिस्क जो है ट्रांसफर होता है। अच्छा, चेंजेस क्या हुआ है ये जो 2010 एंड 20 में, अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इनकोड टर्म, व्हाट ऑल अदर चेंजेस आर देयर, ठीक है। So the most significant changes relates to FCA। फ्री FCA जो इनकोड टर्म था 2010 में 20 में, उसमें से एक मॉडिफिकेशन हुआ है। It now allows the buyer to instruct the carrier to issue a bill of lading with an onboard notation to the seller। बेसिकली क्या होता है ना, जो 2010 वाला इनकोटर्म था FCA, उसमें से FCA में क्या है, बिकॉज वहां पे गुड्स में ऑनबोर्डिंग नहीं होता है। अगर सी हमें एज पर UCP हमें BL में ऑनबोर्ड नोटेशन चाहिए, गुड्स कब ऑनबोर्ड हुआ। लेकिन FCA में क्या होता है, BL कब इशू होता है, जैसे गुड्स हैंडओवर कर दिया गया शिपिंग कंपनी को, तो उसमें वो बिल ऑफ lading इशू करके दे देगा। उस केस में ऑनबोर्ड नोटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होता था, ठीक है, नहीं होगा तो चलेगा, बिकॉज ऑनबोर्ड गुड्स लोडिंग होने से पहले BL इशू हो गया। लेकिन 2020 में क्या चेंजेस किया उसमें, इवन इफ योर इनकोटर्म इज FCA, इस केस में BL में ऑनबोर्ड नोटेशन इज रिक्वायर्ड। ओके, और इसमें BL में ऑनबोर्ड नोटेशन ऐड करके देना ही पड़ेगा। So it allows the buyer to instruct the carrier to issue a bill of lading with an onboard notation to the seller. By doing so, it is satisfies that the terms and conditions of a letter of credit. Previously, many exporters prefer to use FOB to arrange payment under letter of credit, because पहले से क्या होता था ना, इंस्टेड ऑफ FCA वो लोग FOB यूज करते थे। सो FOB में क्या होगा, सी वाई द अनवांटेड नोटेशन इज रिक्वायर्ड, बिकॉज बैंक क्या करते हैं, अगर गुड्स वेसल में लोड नहीं हुआ, देन हो सकता है कि एक्चुअली शिपमेंट हुआ ही नहीं गुड्स का, गुड्स वेसल में ऑन लोडिंग हो गया, अगर वो ऑन द फेस ऑफ द BL वो एविडेंस कर रहा है, ऑनबोर्ड नोटेशन है, इट मींस एक्चुअली गुड्स का शिपमेंट हुआ है। कैरियर को हैंडओवर कर देना, BL इश्यू हो गया, लेकिन उसमें ऑनबोर्ड नोटेशन तो एविडेंस नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअल शिपमेंट हुआ है नहीं हुआ है वो एविडेंस नहीं होता था। तो इसीलिए वो जो प्रीवियसली क्या करते, इंस्टेड ऑफ FCA मोस्ट ऑफ द केसेस में वो FOB यूज करते थे, सो दैट ऐसे BL में एविडेंस करेगा दैट गुड्स हैज बीन एक्चुअली हैज बीन शिप्ड। ओके, लेकिन अभी FCA में एज पर इनकोटर्म 2020 ये मैंडेटरी कर दिया कि इवन इफ योर इनकोटर्म FCA ऑनबोर्ड नोटेशन इज मैंडेटरी ऑन द BL, उसको कैरियर को करके देना ही पड़ेगा ऑनबोर्ड नोटेशन। सेकेंड चेंजेस क्या है आपका, DA2 DAT जो रिप्लेस हुआ DPU हुआ, because the most obvious change in the introduction of DPU, delivered place unloaded, to replace DAT. Previously was the word terminal was confusing. The DPU broadly covers all delivery options. कंफ्यूजिंग क्यों था, टर्मिनल था, टर्मिनल ऐसे नहीं कि वो स्पेसिफिक प्लेस नहीं इसमें कर दो, सेलर बोलेगा मैं टर्मिनल लिखा हुआ है तो मैं इस प्लेस में कर देता हूँ, हो सकता है दैट इज नॉट द एक्चुअल द बायर्स प्लेस। इसीलिए DPU करने का पर्पज ये है कि बायर इंटीमेट करेगा ये मेरा प्लेस है, मुझे इसमें गुड्स चाहिए अनलोडिंग, तो सेलर लेके उस प्लेस में गुड्स अनलोड कराएगा, ठीक है। इसीलिए ये टर्मिनल वर्ड को रिमूव करके ये इनको टर्म चेंजेस हुआ है, DPU किया गया है।
नाउ नेक्स्ट जो चेंजेस है, द टर्म CIP changes the insurance coverage requirements. CIP अगर आपका इनकोटर्म है, उसमें से इंश्योरेंस जो कवरेज चाहिए ICC कार्गो क्लॉज ए, जो कि हाईएस्ट रिस्क कवर करता है। CIP इनकोटर्म में अगर हम इनकोटर्म CIP यूज कर रहे हैं, देन इट इज द सेलर्स ऑब्लिगेशन टू अरेंज फॉर द इंश्योरेंस। उस केस में सेलर को ICC कार्गो क्लॉज ए वाला जो रिस्क कवरेज होता है वो वाला इंश्योरेंस अरेंज करके देना पड़ेगा। हाउएवर अगर इनकोटर्म CIF है, उस केस में सेलर का ऑब्लिगेशन क्या है, मिनिमम रिस्क कवरेज ICC कार्गो क्लॉज सी वाला जो कवरेज है वो वाला इंश्योरेंस अरेंज करके देगा। ठीक है, ये सेलर का ऑब्लिगेशन है। एडिशनली अगर कुछ बायर को चाहिए कि मुझे कुछ एडिशनली कवरेज वाला इंश्योरेंस करा के दो, देन वो एट बायर्स कॉस्ट बायर इंटीमेट करेगा सेलर को कि दैट फॉर एडिशनल जो प्रीमियम लगेगा दैट आई विल पे यू, यू कैन अरेंज फॉर सो एंड सो कवरेज। बट सेलर्स ऑब्लिगेशन क्या है, मिनिमम रिस्क कवरेज ICC कार्गो क्लॉज सी। अगर CIP केसेस में दैट इज कार्गो क्लॉज ए। ओके, वो पहले क्या था, पहले दोनों केस में ICC कार्गो क्लॉज ए था 2010 में, और 20 में इसको मॉडिफाई कर दिया। अगर CIF है तो मिनिमम रिस्क कवरेज, अगर CIP है देन मैक्सिमम रिस्क कवरेज ICC कार्गो क्लॉज ए। That was all about Incoterm. Do you have any doubt? गणेश को डिफरेंस समझा नहीं थोड़ा सा। डिफरेंस वाला एक सेकेंड, हाँ। एक सेकेंड, कौन सा CIP CIF वाला? हाँ। ओके, तो CIP में द इंश्योरेंस कवर ICC क्लॉज ए कवर करेगा और CIF में C कवर करेगा मिनिमम रिस्क। हाँ, मतलब ये सेलर का ऑब्लिगेशन है। देखो हम्म। हम क्या करते हैं ना, हम जब LC इशू करते हैं, हम दोनों केस में लिखते हैं ICC कार्गो क्लॉज ए, ये करेक्ट। हाँ हाँ अब हम एयर ट्रांसपोर्ट हो, इनकोटर्म CIF यूज हो या तो CIF यूज हो, ठीक है। हाँ हाँ। लेकिन एक्चुअल जो सेलर का ऑब्लिगेशन है CIP CIF केसेस में, तो ओके। उसका उसका ऑब्लिगेशन है मिनिमम रिस्क कवरेज का इंश्योरेंस प्रोवाइड करके देना, ICC कार्गो क्लॉज सी वाला करके देना, ठीक है। लेकिन बिकॉज अगर ये जो इनकोटर्म है ना, ये इट इज नॉट ओनली फॉर LC बैक्ड ट्रेड, इट इज फॉर ऑल ट्रेड। तो अगर कहीं पे LC में तो हम स्पेसिफाई कर देते हैं हमें इंश्योरेंस पॉलिसी में व्हाट और फिर से ऑल रिस्क पॉलिसी, तो वो ए वाला ही आएगा। बट ये अगर बात कोई है। दूसरा, लेट अस से कि कोई दूसरा कलेक्शन डॉक्यूमेंट है, तो वहां पे CIF टर्म में तो सेलर को C देना पड़ेगा। दिस हैज बीन डिफाइंड, ये 2010 में नहीं था, अभी 2020 में ये डिफाइन कर दिया। डिफाइन किया हुआ है, ओके। क्योंकि नॉर्मली हम लोग ए ही डालते हैं। हाँ, LC में अगर आप A डालेंगे तो सेलर विल हैव टू प्रोवाइड A ओनली अंडर CIF, बिकॉज वो तो ओवरराइड करेगा। यस। उस केस में तो सेलर सेलर ए देगा। अगर सेलर मान लो उसने कुछ डिस्प्यूट किया, आर्ग्यू किया बायर से कि मेरा तो ऑब्लिगेशन C है, मैं क्यों ये प्रोवाइड करके दूंगा, देन जो बायर है, जो एडिशनल जो प्रीमियम लगेगा वो बायर उसको पेमेंट करेगा उसके लिए, ठीक है। वो दैट इज सेपरेट थिंग, बट उसका ऑब्लिगेशन कितना है, इस मिनिमम रिस्क कवरेज वाला इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करना। अगर हमारे पास क्वेश्चन आएगा अंडर CIF इनको टर्म, व्हाट इज द सेलर्स ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज, ओके, तो उसमें से हम लिखेंगे मिनिमम रिस्क कवरेज। मिनिमम रिस्क। जितना एडिशनली रिस्क कवरेज, एडिशनल रिस्क कवरेज करने के लिए अगर बायर बायर रिक्वेस्ट करता है सेलर को, देन इट विल बी एट द बायर्स कॉस्ट। बायर उसके लिए प्रीमियम जो एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगा, सी जितना रिस्क हम ऐड करते जाएंगे हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी में, उतना हमारा प्रीमियम बढ़ता जाएगा, ठीक होता है। जाए। हाँ। लेट से मिनिमम रिस्क कवरेज के लिए बायर को देना पड़ता था 10,000 USD। तो उसमें अगर मान लो ICC ए हमने ऐड किया LC में, उसने सेलर ने
डिस्प्यूट किया, मतलब आर्ग्यू आर्ग्यू किया कि इसमें मेरा ओब्लिगेशन तो सी देने के लिए, सो आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड द हाईएस्ट रिस्क कवरेज, सो इधर यू मॉडिफाई योर इंश्योरेंस क्लॉज, या और यू कैन पे मी द एडिशनल प्रीमियम चार्जेस। तो उस केस में जो भी एडिशनल लेट्स है उसके लिए 15,000 का प्रीमियम लगेगा, तो 5,000 का एडिशनल जो कॉस्ट है वो बायर पेमेंट करेगा टू सेलर। यस, ठीक है ना? हाँ ये समझा। अर्लियर वाला थोड़ा सा मेरे को डाउट आ रहा था, इसलिए नहीं, अर्लियर। अर्लियर वाला ऐसे डिफाइन नहीं था, इसीलिए इसीलिए तो कंफ्यूजिंग हो रहा था, इसीलिए उसको हाँ थोड़ा हाँ मतलब डिफाइंड कर दिया, ये इस तरह की कंफ्यूजन आएगा नहीं। हाँ ठीक है, ये चेंजेस इसलिए हुआ कि लेट से प्रीवियसली क्या है, सेलर बायर बोलता था मुझे हाईएस्ट रिस्क वाला कवर प्रोवाइड करो, सेलर बोलता हाँ, था कि नहीं मैं मिनिमम दूंगा, तो दैट वाज द डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट। उसको मिटिगेट करने के लिए ये डिफाइंड कर दिया, अभी इसमें से कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता, जो डिफाइंड है आपको इसमें करके देना पड़ेगा। यस, ठीक है, ठीक है एनी ठीक। अदर डाउट्स? इसमें से मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चंस आएगा। ओके, सर एक बार सर बी सीरीज का जो रिस्क ट्रांसफर होता है ना, वो एक बार रिपीट कर देना, बी अच्छा, सीरीज वाला। डी सीरीज, ओके ओके, जस्ट वन सेकंड। अब हम ये वाला स्लाइड देखते हैं, आई थिंक इसमें डिफाइंड डी में डीएपी डीपीयू डीडीपी तीनों केसेस में सेलर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है गुड्स डिलीवरी करना इन बायर्स कंट्री। ठीक है, जो कि उसका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन रहेगा उसमें डिलीवरी करना। इसका रिस्क कब ट्रांसफर होता है? डीएपी में रिस्क ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द नेम्ड प्लेस रेडी फॉर अनलोडिंग। जब गुड्स आके, लेट से हमने कोई गुड्स ऑर्डर किए थे, लेट से टेलीविजन ऑर्डर किए थे, ठीक है, उसका हमने इनकोटर्म यूज किया था डीएपी। गुड्स लाया, हमारी घर के बाहर खड़ा कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया सर आपका गुड्स रेडी हो गया, आप गुड्स तक पहुंच गया, आप अपना डिलीवरी ले लो। गुड्स खड़ा कर दिया, अपना रिस्क ट्रांसफर हो गया। वहां से डिलीवरी कैसे लेना है, क्या करना है, उसी पॉइंट से हमारा रिस्क, जो सेलर का रिस्क था वो ट्रांसफर हो गया। जैसे हमारी गेट के बाहर आके गुड ट्रक खड़ा हो गया, ठीक है, ये आपका गुड्स है, नाउ यू टेक द डिलीवरी। ये डीएपी केसेस में। डीपी में केसेस में क्या होता है, जब वो गुड्स अनलोड कर देता है, अनलोड करके चला जाएगा, तो वहां से रिस्क रिस्क खत्म हो गया। लेट्स हमारे गेट के बाहर उसने अनलोड कर चला गया, गेट के बाहर से अंदर तक लेके आना वो मैं लेके आऊंगा, जो लेबर कॉस्ट लगेगा उसके लिए मैं मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मेरे गेट के बाहर वो गुड्स अनलोड कर देना, जैसे अनलोड कर दिया तो उसका वो रिस्क ट्रांसफर हो गया। ये डीपीयू केसेस में। डीडीपी केसेस में वही है जैसे डीएपी केसेस में था, जैसे गुड्स रेडी हो गया फॉर अनलोडिंग। डीडीपी में क्या होता है, इंपोर्ट एवरीथिंग, आई मीन ऑल कॉस्ट, एक्सपोर्ट क्लियरेंस, मेन कैरेज, आपका इंपोर्ट क्लियरेंस, ओके, सारा चार्जेस कॉस्ट है वो सेलर बियर करता है। गुड्स लाके गेट के बाहर रेडी कर देगा, रेडी फॉर अनलोडिंग, इन्फॉर्म कर देगा आपका गुड्स पहुंच गया, अनलोड नहीं करेगा। जैसे जैसे पहुंच गया इन्फॉर्म कर दिया, तो वहां उसी प्लेस में से उसका रिस्क, जो सेलर का रिस्क था वो ट्रांसफर होकर हमारे पास आ गया, हम अनलोड करेंगे, हम लेके आएंगे हमारे घर तक। क्लियर है? ओके, वो बेसिकली सर यहाँ पे डीएपी एंड डीडीपी आर सेम, बट यहाँ पे जो इंपोर्ट डीपीयू, क्लियरेंस जो होगा, हाँ डीएपी हाँ एंड डीडीपी सेम ना? हाँ हाँ बिल्कुल, डीएपी यस, डीडीपी में सेम है, ओनली जो इंपोर्ट क्लियरेंस है तो वो डीडीपी में सेलर करता है, वो डीडीपी में। एडिशनली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर सेलर इन डीडीपी। ओके, डीपीयू लिटिल बिट डिफरेंट। डीपी में क्या होता है, इंपोर्ट क्लियरेंस नहीं करता है, लेकिन इसमें गुड्स अनलोडिंग करता है सेलर। Out of 11 Incoterm, there is only one Incoterm in which it is the seller's responsibility to unload the goods, that is DPU, delivery place unloaded। वो एक ही इनकोटर्म में गुड्स का अनलोडिंग सेलर कराता है, बाकी किसी भी केसेस में गुड्स का अनलोडिंग सेलर नहीं करता है।
ठीक है। नोटेड सर। और सर जहाँ पे मतलब एफ सीरीज है या फिर एफ ओ बी है या फिर सी एफ आर है, तो वहाँ पे रिस्क ट्रांसफर होगा जब भी आइदर इट इज अलोंग साइड विद शिप और गुड्स आर लोडेड ऑन द शिप, करेक्ट। राइट? And करेक्ट। for rest of the for FCA and carriage paid to and carriage insurance paid once our goods are loaded on that respective carriage, तभी risk transfer होगा। करेक्ट। ठीक है, ओके। देखिए, एफ ओ बी, सी एफ आर एंड सी आई एफ, ये तीनों केसेस में जैसे गुड्स लोड हो गया तो वहां पे उसका रिस्क ट्रांसफर हो गया। एफ एफ एस एफ सी ए, एफ सी ए में क्या होता है, जैसे कैरियर को डिलीवरी कर दिया गुड्स, जिस प्लेस में डिलीवरी किया उसी प्लेस में से कॉस्ट रिस्क दोनों ट्रांसफर हो गया। एफ एस में जैसे एलंग साइड शिप में गुड्स आके डिलीवर कर दिया एंड वहां से कॉस्ट रिस्क दोनों का सेम पॉइंट है। एक्स वर्क में जो बायर का डिस्पोजल, आई मीन जो सेलर का वेयर हाउस होता है, वहां से कॉस्ट रिस्क दोनों ही ट्रांसफर हो जाता है सेम सेम पॉइंट से। लेकिन सी एफ आर में यहाँ पे रिस्क एंड कॉस्ट दोनों का डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है। ठीक है। आपका सी एफ आर सी आई एफ में कॉस्ट जाता है कहाँ तक, प्लेस ऑफ सॉरी पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक, बट रिस्क ट्रांसफर कब होता है, पोर्ट ऑफ लोडिंग पे, सी आई एफ एंड सी एफ आर में। एंड सी आई पी एंड सी पी टी में उसमें क्या होता है, कॉस्ट जो होता है वो ट्रांसफर होता है जाता है कब तक, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन तक, बट रिस्क कब होता है, जब गुड्स कैरियर को हैंड ओवर कर दिया जाता है। ठीक है। क्लियर है। ये सब एक्चुअली याद रखना पड़ेगा ना सर? हाँ, आप इसमें ये सारा नोट्स इसमें है, ये जो स्लाइड मैंने हम्म, शेयर किया है ना, उसमें हम्म, से ये सारा अटैचमेंट उसमें से है। आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है जो रिस्क है, देखो अगर सीपीटी में देखो, रिस्क ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू बायर व्हेन गुड्स गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू द कैरियर, जब कैरियर को डिलीवर हुआ तब रिस्क ट्रांसफर हो रहा है, इज क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल दैट पर्टिकुलर इसमें जाओगे, इनकोटर्म वाला स्लाइड में जाओ, इसमें देखो सीआईपी में कॉस्ट का एरो देखना, ये जो ब्लू वाला लाइन है कहाँ तक गया है, ये गया है आपका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन तक, लेकिन रिस्क कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, जब ये करियर को हैंडओवर हो गया गुड्स, तब रिस्क ट्रांसफर हो रहा है। इसको भी देख सकते हो। अदरवाइज वो जो स्लाइड है जहाँ पे रिस्क मेंशन किया हुआ रिस्क के बारे में, उसको भी आप रेफर कर सकते हो। आपको थोरोली रीड करोगे, आपको याद रह जाए, 2-3 बार रीड करो। एक्चुअली ये सर, दिस इज ओनली फॉर एलसी और एनी अदर प्रोडक्ट? इनको टर्म नहीं, मैं क्या बोल रहा wherever, हूँ, ये जो इनको टर्म ऐसा है। नहीं है कि नहीं, ओनली कलेक्शन में इनको टर्म नहीं यूज होता है, सॉरी एलसी में नहीं यूज होता है, कलेक्शन में यूज होता है। अगर कलेक्शन में ऐसे इनको टर्म के लिए किया मेंशन किया है, देन वो सेम सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल ओवर देयर। ओके, मेरा डाउट ये है कि जो एक्स वर्क है, अगर like copy of bill of lading and all will be there, so then collection, I mean buyer will take delivery of goods and he will not pay, I mean हाँ, X work, चलेगा। बायर पेमेंट नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, कोई इशू नहीं, बैंक का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उसके लिए। सी कलेक्शन में बैंक का रोल क्या है, एज ए एजेंट, मुझे पैसा मिला नहीं ये एक्चुअली वो पेमेंट। कुछ तो एक्चुअली एज ए एजेंट, बट वो बिल ऑफ lading जो है हाँ। एक्चुअली और ऑल अदर डॉक्यूमेंट प्रेजेंटिंग कलेक्टिंग बैंक का हाथ में रहता है। सो ये जो एक्स वर्क जो, एक्चुअली क्या है ना कि इफ यू आर यूजिंग अ एक्स वर्क्स इनकोटर्म और आप डॉक्यूमेंट कलेक्शन में भेज रहे हो, ठीक है, हाँ तो हाँ, फिर सी इस एक्सवर्क्स में क्या होगा, बायर एक्सपोर्टर कंट्री में एक्सपोर्टर का प्रीमाइस से गुड्स कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो द पॉइंट इज दैट जो कलेक्शन में वाई कलेक्शन इज डन इज दैट कि एक्सपोर्टर डज नॉट वांट द importer to get control of the goods before he makes payment to the bank। तो इस एक्स वर्क्स में अगर आप कलेक्शन डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हो, देन सेलर का कोई मतलब, सी सेलर हैज नो बेनिफिट। वो गुड्स ओके। बायर को ऐसे ही अपने कंट्री में अपने प्रीमाइसेस में दे दिया, एंड ही इज सेंडिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑन कलेक्शन टू द बायर्स बैंक, तो इट इज एक्चुअली गेटिंग सिमिलर टू रिस्क एज इन ओपन अकाउंट, सेम रिस्क हो गया ना।
बाहर तो गुड्स मिल ही गया, अभी वो चाहे वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट नहीं करेगा, अपना बैंक से पेमेंट भी नहीं करेगा, बैंक इज एक्टिंग एज एन एजेंट, दे कैन नॉट फोर्स द इंपोर्टर। ओके इंपोर्टर अगर चाहे तो एक्सपोर्टर, सी वाई एक्स वर्क्स इज अ वेरी रिस्की इनकोटर्म, ये क्वेश्चन आपको आ भी सकता है, इट कम्स समटाइम्स इन एक्स वर्क्स इनकोटर्म। इंपोर्टर अगर चाहे एक्सपोर्टर से, लेट अस से कि ही हैज बॉट द गुड्स, एक्सपोर्टर से गुड्स लेके सेम कंट्री में ही कैन सेल द गुड्स एट अ हायर प्राइस, ही नीड नॉट इवन ब्रिंग इट टू हिज कंट्री। कर सकते हैं ना। यस यस सर। तो एक्सपोर्टर विल एक्चुअली क्रिएट अ कॉम्पिटिटर इन हिज ओन कंट्री। एनी अदर डाउट? जिसका भी डाउट है आप प्लीज पूछो। ऐसे मतलब क्वेश्चन नहीं पूछ। बोलो। करेक्ट। कंट्रोल बुकिंग इन द सेंस, सी देखो एफओबी केस में बोल रहे हो, राइट? हाँ, एफओबी में लोडिंग कौन कर, शिपमेंट वेसल का अरेंजमेंट कौन करेगा? क्यों? हाँ, तो ऑनबोर्डिंग किस में होता है? वेसल में होता है। और वेसल का अरेंजमेंट कौन करेगा? सेलर करेगा ना। यहाँ पे देखो, लोडिंग तक, वेसल में लोडिंग तक सेलर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लोड कर दिया तब जाके उसका रिस्क रिस्क ट्रांसफर होता है, तब तक सेलर का है। एंड लोडिंग तक सब कुछ अरेंजमेंट करेगा सेलर। जो आपका जो आंसर है कि इन एन एफओबी केस कंटेनर का जो अरेंजमेंट है वो सेलर को ही करना पड़ता हाँ गणेश। हाँ हाँ, बोलो। गणेश जी, ये इनवॉइस में अगर एफ समटाइम्स अलोंग विद दैट गुड्स वैल्यू के साथ एफओबी वैल्यू मेंशन करते हैं, हाँ, राइट? तो वो टर्म थोड़ा बताओ ना, मतलब व्हाट एग्जैक्टली उसका क्या इम्प्लीकेशन हो रहता है? अच्छा ठीक है, बताते हैं। हाँ ठीक है। आप ये क्वेश्चन किसका था प्रीवियस वाला, अंजनी? हाँ बोलो, दोबारा बोलो, आपका और कोई डाउट था? कलेक्ट होता है। अच्छा उसका, हाँ अच्छा ठीक है, उस पॉइंट पे क्लैरिफाई करते हैं उसका। क्लैरिफाई कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हम फ्रेड कौन पेमेंट करेगा? ठीक है, आप ये क्वेश्चन किसी, समझ गया, मैंने समझ गया, आपका क्वेरी समझ गया। लेकिन ये सबका क्वेरी है। तो ये समझ में क्या आया, मतलब ये जो हमने स्लाइड डिस्कस किए हैं, तो उसमें क्या समझ में आया फ्रेड कौन पेमेंट करना चाहिए? ये जो आप ये देखो, ये जो कॉस्ट वाला जो एरो है, ये जो येलो वाला लाइन है, मतलब बायर का है। ब्लू वाला जो है सेलर का है। अगर येलो वाला लाइन कॉस्ट में दिख रहा है, इट मीन्स फ्रेड कौन देगा? बायर सर। बायर देगा। अगर बायर देगा तो फ्रेड क्या होगा? फ्रेड कलेक्ट होगा। फिर कलेक्ट होगा। करेक्ट। सिमिलरली आप सेकंड वाले में जाओ, एफसीए में येलो वाला पार्ट कॉस्ट में है, तो बायर देगा, कलेक्ट आएगा सर। कलेक्ट आएगा। सीपीटी देखो, ब्लू लाइन कहाँ तक गया है? प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन तक, तो मतलब सेलर का है। करेक्ट। वो सेलर ने पेमेंट कर दिया, मतलब इसमें प्रीपेड है। ऑलरेडी पेमेंट डन, दैट इज प्रीपेड। फ्रेड कलेक्ट और पेएबल डेस्टिनेशन दोनों का मीनिंग सेम है। फ्रेड कलेक्ट मतलब फ्रेड कलेक्ट होगा। पेएबल डेस्टिनेशन मतलब डेस्टिनेशन जो है उसमें से फ्रेड पेमेंट होगा। दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों का मीनिंग फ्रेड कलेक्ट है, इट मीन्स बायर देगा। यहाँ पे देखो सीपीटी वाले में जो ब्लू लाइन कहाँ तक आया है? प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन तक, मतलब वो फ्रेड ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, बायर ने, सॉरी सेलर ने पेमेंट कर दिया है, तो इधर प्रीपेड है ना। सीआईपी में देखो,
कॉस्ट में भी डेस्टिनेशन तक क्या है पेमेंट किया है, इंश्योरेंस में पेमेंट किया है, मतलब दोनों है। मतलब फ्रेट कॉस्ट पेमेंट कर रहा है कौन, सेलर। इंश्योरेंस कॉस्ट भी सेलर कर रहा है, पेमेंट कर रहा है सेलर, दोनों है। एंड डीएपी में देखो, डीएपी में कॉस्ट कौन दे रहा है, सेलर दे रहा है, तो प्रीपेड होगा। डीपीयू में कॉस्ट दे रहा है सेलर, प्रीपेड। डीडीपी में कॉस्ट टिल डेस्टिनेशन, सेलर, प्रीपेड होगा इधर भी, फ्रेट। कॉस्ट मतलब क्या होता है, मेन जर्नी का जो कॉस्ट है, दैट इज जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फ्रेट कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इसको इधर इन शिपमेंट टर्म में फ्रेट बोलते हैं। फ्रेट मीन्स जो मेन जर्नी का जो फ्रॉम द पोर्ट ऑफ लोडिंग टू पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, उस बीच का जो कॉस्ट है, दैट इज कॉल्ड मेन जर्नी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड फ्रेट। सो एफएएस, फ्री अलोंग साइड शिप में एलो लाइन ज्यादा है, तो मतलब फ्रॉम दैट अलोंग साइड शिप, वो बायर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इस केस में फ्रेट होगा कलेक्ट, क्योंकि बायर देगा फ्रेट। एफओबी में वंस गुड्स लोड हो गया, देन मेन जर्नी का जो कॉस्ट है कौन दे रहा है, बायर दे रहा है, तो इधर भी फ्रेट कलेक्ट है। सीएफआर में मेन जर्नी का कॉस्ट कौन दे रहा है, सेलर दे रहा है, ब्लू लाइन, तो इधर फ्रेट प्रीपेड। सीआईएफ में कॉस्ट भी इंश्योरेंस भी दोनों सेलर दे रहा है, प्रीपेड। नाउ अभिषेक, अंडरस्टूड? एवरीवन, मतलब जिस जहां पे कॉस्ट कॉस्ट जिसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इनको टर्म समझना चाहिए। एफएएस है, मेरा कॉस्ट कौन देगा, फ्रेट कॉस्ट बायर देगा, सो इधर फ्रेट फ्रेट कलेक्ट होगा। ओके, नहीं तो और एक सिंपल फॉर्मूला मैं बताता हूँ, उसको भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। डी टर्म में, अगर डी टर्म है आपका इनको टर्म, ओके, अगर डी टर्म है देन इधर आएगा फ्रेट प्रीपेड। सी टर्म में फ्रेट प्रीपेड। सी टर्म में जितना इनको टर्म है सारा फ्रेट प्रीपेड है। ई टर्म, एफ टर्म, ओके, फ्रेट कलेक्ट। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। फ्रेट कलेक्ट, फ्रेट पेबल एट डेस्टिनेशन एंड फ्रेट टू पे। हाँ, मतलब इसमें फ्रेट कलेक्ट कर लिख सकते हैं, या तो फ्रेट पेबल एट डेस्टिनेशन, ठीक है। ई एंड एफ टर्म में, ई मतलब एक्स वर्क है, एफ में आएगा आपका एफ सी एफ एस एंड एफ ओ बी, ओके। एंड सी टर्म, आप सीपीटी हो, सीआईपी हो, सीएफआर हो या सीआईएफ हो, ऑल केसेस में आपका आपका जो फ्रेट है वो प्रीपेड ही रहेगा। डी टर्म में भी फ्रेट रहेगा आपका प्रीपेड, ठीक है। आप ये एक सिंपल फॉर्मूला इसको भी याद रख सकते हैं। यस, सर जो प्रीपेड होगा वो सेलर करेगा ना, और जो हाँ, प्रीपेड मीन्स सेलर, सेलर का रेस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, फ्रेट और कलेक्ट, जो ईएनएफ टर्म में तो बायर करेगा। बायर का रेस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट। सॉरी, ठीक है, ये बायर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो है दोनों केस में ये सेलर्स। नाउ ये क्लियर है? यस, यस। हाँ, देन जाएंगे यस नेक्स्ट, सर। जाएंगे नेक्स्ट में। आप इनवॉइस वाला क्वेरी था एक, उसमें देते हैं। देखो कभी कभी ना हमारा एलसी जो बोलता है इनवॉइस टू मेंशन एफओ वैल्यू ऑफ द गुड्स, इंश्योरेंस एंड अ फ्रेट, ऐसे करके बोलता है। उस केस में हमारा इनवॉइस में कैसे एफओबी कॉस्ट मतलब क्या है, एफओबी कॉस्ट कैसे आएगा, फ्री ऑन बोर्ड, मतलब ऑनबोर्डिंग तक जो भी कॉस्ट है
लेट से वो 20,000 है, इंश्योरेंस कॉस्ट 500 है, फ्रेट 1000 है। ये तब बोलता है जब आपका हमारा इनको टर्म रहता है CIF, तब आपका ऐसे LC बोलता है स्पेसिफिकली इनवॉइस टू एविडेंस FOB वैल्यू ऑफ द गुड्स, इंश्योरेंस प्लस 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 फ्रेट। ऐसे केसेस में आपका इनवॉइस में ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल कर दोगे चलेगा नहीं, टोटल CIF वैल्यू लिख देगा ऐसे चलेगा नहीं, स्पेसिफिकली इनवॉइस आपका इनवॉइस ऐसे मेंशन करना पड़ेगा, व्हाट वाज द FOB वैल्यू, व्हाट इज द इंश्योरेंस कॉस्ट, व्हाट इज द फ्रेट कॉस्ट, ठीक है। ऐसे ही रहता है। FOB मतलब वो गुड्स का जो एक्चुअल कॉस्ट है, एक्सक्लूडिंग फ्रेट एंड इंश्योरेंस। ठीक है। ये नॉर्मली कैसे होते हैं? FOB वैल्यू, कॉस्ट एंड फ्रेट एंड इंश्योरेंस, हाँ ऐसे ऐसे मिलकर रहता है, ऐसे ही इनवॉइस रहता है, करेक्ट, हाँ ऐसे ही रहता है। हाँ। और ये CIP में ही आएगा ना FOB हाँ हाँ बिल्कुल, वैल्यू, इस जब CIF इनको मतलब टर्म रहेगा, ऐसे केसेस में तभी आपका आएगा। LC कॉल करेगा, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, ठीक है। अगर इनको टर्म आपका FOB है या FAS है, उस केस में तो ये चीज सिनेरियो नहीं आएगा। हाँ, बट ये मैंने डॉग चेकिंग के टाइम देखा था, एंड मतलब हम लोग ने डिस्क्रिपेंसी भी डाला था। ये मेरा थोड़ा डाउट था, बट नाउ इट्स क्लियर्ड, वेरी मच क्लियर्ड। थैंक यू। हाँ ठीक है। एंड नाउ आई थिंक इफ there is no doubt, then I have some questions। और कोई डाउट है किसी को? देन थोड़ा तीन चार दो तीन क्वेश्चंस है जस्ट टू 1 सेकेंड। किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज हम थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा, so now tell me, there is a question, Incoterm 2010, which are the Incoterms? H for Incoterm, CIF, FS, DPU, TAT। Sir, DAT. सर मल्टीपल आंसर DAT सर। अच्छा, सबका DAT है? यस। कोई CIF FS ये नहीं है क्या 2010 में? Sir, rest all है, but सर if we DPU छोड़ compare के to सब होगा। हाँ, इसीलिए ना DPU छोड़ के बाकी सारा, ठीक है। हाँ। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा क्योंकि मान लो कभी कभी दे देगा आपका, लेट से कोई आपको कोई LC एप्लीकेशन आया, ठीक है, तो उसमें बोला कि इनको टर्म लिखा है DPU एज पर इनको टर्म्स 2010। आप कर सकते क्या ऐसे? 2010 में नहीं sir, काम no नहीं sir. चलता। नहीं कर सकते, नहीं कर बिकॉज सकते ना, DPU है ही नहीं। करेक्ट, DPU नहीं होता, ये DAT होगा। DAT है। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है, आप इनको टर्म देख के ये ध्यान रखना है, जो इनको टर्म डिफाइन नहीं है उस पर्टिकुलर वर्जन में, मतलब कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं, देन उसका ईयर भी हम नहीं लिख सकते ऐसे ही। देखो अभी हम इनको टर्म ऐसा नहीं है कि हम ओनली इनको टर्म 2020 वाला यूज करेंगे, पुराना वाला वर्जन भी यूज हो सकता है, लेकिन हमने ये ध्यान रखना पड़ेगा वेदर द इनको टर्म मेंशन्ड दैट इज देयर इन द ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन, ओके।
अगर कोई बोलेगा कि आप DAT एज पर 2020 ऐसे लिख के दिया, ये भी नहीं चलेगा, बिकॉज DAT 2020 में नहीं है, इसको 2010 करना पड़ेगा या तो DPU करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स से देयर इज अनदर क्वेश्चन। ये एक्चुअली डीएटी में कंफ्यूजन होता है क्योंकि वो 2020 में भी है। तो 20 में DPU है, DAT नहीं है ना 2020 में, पीयू है, सॉरी। DPU है। नाम चेंज हुआ ना खाली। हाँ, आपको इसीलिए कह रहा हूँ ना, आपको इनकोटर्म देख के याद रखना चाहिए कि वो DAT या DPU, उसी में से कंफ्यूजन है, बिकॉज दोनों का ऑब्लिगेशन ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन तक वो कवर करते हैं। करेक्ट। उसमें क्या है ना, देखना पड़ेगा वो इनकोटर्म एक्चुअली कौन सी वाला वर्जन में है, 20 में है, 10 में है, ऐसे करके मान लो कोई सिमुलेशन आ गया, या उसमें बोला कि वर्केबिलिटी आइडेंटिफाई करो, 5 काइंडली आइडेंटिफाई 5 डिस्क्रिपेंसीज, तो उसमें से ये वाला एक दिया होगा DPU एज पर इनकोटर्म 2010, तो आपको ये वाला भी एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, लिखिए, लेट्स से इन इनकोटर्म CIP at what point the risk passes from seller to buyer. First one at loading point, second at place of destination, POD, place of destination, not port, and the third at goods handed over the carrier, third at port of destination. ऐसे वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। सेकेंड वाला होगा। The goods handed over the carrier. प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन तक होगा। POD at place of destination. धवल आपका क्या है? फर्स्ट आएगा लोडिंग पोर्ट तक। अच्छा ठीक है, हमें देखते हैं, आई थिंक सबका कुछ ना कुछ डाउट है। सर थर्ड होगा सर। अरे एग्रीड प्लेस टू रहेगा, प्लीज ट्रांसफर फ्रॉम एग्रीड प्लेस। ये है कि ऑप्शन सी रहेगा, सी रहेगा ना, टू द कैरियर, टू द कैरेज। यस सर कैरियर। ठीक है, जब गुड्स कैरियर को हैंडओवर हुआ, क्यों देखो लोडिंग पॉइंट क्यों नहीं होगा, बिकॉज CIP लोडिंग वाला पॉइंट किस में आता है, ओनली सी पोर्ट में आता है, राइट। अब अगर मान लो रोड होगा, रोड का लोडिंग पोर्ट कहाँ से आएगा, ये जहाँ पे कैरियर को हैंडओवर किया होगा गुड्स। ठीक है, हम इसको ऐसे रेफर कर सकते हैं, 1 सेकेंड। CIP, risk transfer from seller buyer when the goods have been delivered to the carrier. Deliver to the carrier, okay. हाँ, जब गुड्स डिलीवर हुआ कैरियर को, इट मींस थर्ड पॉइंट, राइट। सर ये वाला पेज क्या आपका नोट्स में है? नोट्स खुला नहीं है अभी। बिल्कुल है मेरा ये है, सेम नोट्स है, वो मेरा PPT है। दोनों है, वो दोनों शेयर किए, वो दोनों है। हाँ, ये देखो। तो गणेश अभी यहाँ पे रिस्क के बदले इंश्योरेंस रहता था तो वो डेस्टिनेशन तक आता था। हाँ, इंश्योरेंस तो डेस्टिनेशन तक जाता। यस, ये हमारा रिस्क की बात हो रहा है ना, रिस्क के लिए रिस्क तो हम इधर जाएगा। आप ये वाला स्लाइड अगर देखेंगे, एक सेकेंड, हैंड ओवर टू द कैरियर, यहाँ पे ही कंफ्यूजन होता है। नहीं, वही तो थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो
ब्लैक स्पॉट दिख रहा है ना, मतलब ये गुड्स जो कैरियर को दिया है, ठीक है, तो उस पॉइंट में हुआ। एंड यहाँ पे भी लिखा हुआ है ड्यूरिंग द कैरेज the seller deliver the goods to the carrier or another person at the seller at agreed place, okay? उस जिस प्लेस में कैरियर को गुड्स हैंडओवर हुआ उसी प्लेस में से उसका रिस्क ट्रांसफर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, so LC says 45A Incoterm FAS Mumbai, ओके। नाउ जो इनवॉइस आया सो उसमें क्या लिख रहा है, एज फॉर Incoterm FAS मुंबई 2010, सो ये रॉन्ग है या चलेगा? तो चलेगा ना, क्योंकि इस एलसी में स्पेसिफाई नहीं किया है। करेक्ट, पुराना चलेगा, वाला उसमें 45 में ऐसा कुछ लिखा नहीं है ना। हाँ करेक्ट। चलेगा, अगर यहाँ पे लिख देता 2020 देन ये चलेगा नहीं, तो ये नहीं 2020 चलेगा होना फिर। चाहिए। हाँ, तो वो 2020 रहना चाहिए। करेक्ट। नहीं, इसी क्वेश्चन समझा नहीं मेरे को। मान लो आपका एलसीबी में बोल रहा है 45 में इनकोटर्म लिखा है सर, एफएस मुंबई इतना लिखा है, ओके। बट आपका जो इनवॉइस आया तो उसमें लिख रहा है एफएस मुंबई एज पर इनकोटर्म्स 2010। इधर चलेगा ना? आईएसपीपी पैराग्राफ सी आप याद कर सकते हो, यू कैन रेफर आईएस पैराग्राफ सी, उसमें भी मेंशन किया हुआ है अगर इनकोटर्म का कोई भी वर्जन लिखा नहीं है एलसी में देन इनवॉइस में मेंशन एनी वर्जन, एनी वर्जन। इवन 2000 लिख सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका एलसी स्पेसिफिकली मेंशन करता है 2010 या एनी स्पेसिफिक वर्जन ऑफ द एलसी इनकोटर्म, देन आपका जो इनवॉइस आएगा उसमें स्पेसिफिकली सेम ईयर मेंशन होना जरूरी है। यस 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 यस। अच्छा ठीक है। एंड अच्छा वन मोर क्वेश्चन, अंडर इनकोटर्म डीडीपी who will bear insurance? नेगोशिएबल सर। इवन अगर मान लो एफएस भी है इनकोटर्म, दोनों केस में अदर देन सीआईएफ एंड सीआईपी, दोनों को छोड़ के किसी भी केस में वो मैंडेटरी नहीं है इंश्योरेंस, ओनली वही दोनों इनकोटर्म में इट इज सेलर्स ऑब्लिगेशन टू अरेंज फॉर इंश्योरेंस, अदर केसेस में इंश्योरेंस का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है, कोई भी अरेंज कर सकता है, वो एज पर देयर कॉन्ट्रैक्ट वो नेगोशिएबल है, ठीक है। ठीक है, एनी डाउट्स? जो क्वेश्चन था आई थिंक काफी हद तक तो सही आया, मतलब आई मीन योर अंडरस्टैंडिंग इज बेटर। सो मैं कुछ क्वेश्चंस शेयर करता हूँ, ओके, आप उसको आंसर करो। एंड और कोई डाउट है? मेरे से छोटा डाउट था, हाँ, जब बोलो। भी इनको टर्म्स होगा, जब भी इनको टर्म्स मेंशन होगा
तो आफ्टर दैट देयर इज आल्सो मेंशनिंग द प्लेस आपका ना कि भाई वॉइस कौन सा प्लेस। अच्छा थोड़ा एक प्रॉपर एक नहीं है। हाँ एक ठीक है बाबा कि जब भी इनको टर्म्स मेंशन होगा उसके बाद उसका प्लेस भी होगा क्या, मतलब विदाउट प्लेस वो प्लेस प्लेस इनको करेक्ट टर्म्स करेक्ट वैलिड करेक्ट नहीं होगा। करेक्ट 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 नेम्ड प्लेस ओके। एक्चुअली प्लेस का अच्छा मतलब क्या है वो उसको समझते हैं। नेम्ड प्लेस का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट तक सेलर का ऑब्लिगेशन रहता है फ्रेट पेमेंट करने का। ओके नेम्ड प्लेस का मतलब ये है जो इनकोटर्म के साथ कोई एक प्लेस मेंशन होता है दैट इज आल्सो मैंडेटरी ओके। वो प्लेस का मतलब क्या है जिस प्लेस तक सेलर्स ऑब्लिगेशन टू मेक पेमेंट ऑफ फ्रेट तब तक वो प्लेस रहता है। अगर आप देखोगे सी आई एफ में कौन सा रहता है पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज रहता है। आप देखो आप ये वाला स्लाइड देख सकते हैं। सीपीटी सीपीटी में हम लोग लिखते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन जो 44 बी वाला रहता है ना वो वाला लिखते हैं प्लेस। सीपीटी में हम कभी नहीं लिखते हैं पोर्ट ऑफ लोडिंग वाला ठीक है। सीआईपी में भी रहेगा नेम्ड प्लेस जो ब्लैक स्पॉट जहां तक है ना दैट इज द फाइनल प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। डीपीयू में हम रखते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। डीडीपी में डेस्टिनेशन डीडीपी में भी सॉरी डीएपी डीडीपी दोनों में सेम है। सीएफआर में पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। सीआईएफ डेस्टिनेशन। एफओबी में पोर्ट ऑफ लोडिंग। एफएस में रहता है पोर्ट ऑफ लोडिंग ओके। एफसीए में रहता है जो एग्रीड प्लेस जिस प्लेस में गुड्स को डिलीवरी किया गया टू शिपिंग कंपनी कैरियर को वो प्लेस रहता है एफसीएम में। एक्सवर्क में भी वो जो सेलर का प्रीमाइसेस होता है ना तो उसका रहता है सेलर्स का फैक्ट्री रहता है। इसलिए हम लोग जब एलसी इशू करते हैं एक्सवर्क के आगे कुछ नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि सेलर का प्रीमाइसेस कहाँ किधर होगा ठीक है। आइडियली वो सेलर का प्रीमाइसेस ही होता है वेयर हाउस होता है। एफसीए में ऐसे रहता है जो ब्लैक स्पॉट है मतलब जहां तक सेलर फ्रेट पेमेंट करता है दैट इज द प्लेस which need to be mentioned along with the respective incoterm। ठीक ओके ओके ये वाला ना आप इनकोटर्म भी ऐसे आएगा ओके। ये नेम्ड प्लेस रिलेटेड वन two questions are there see let's say which of the incoterms mentioned correctly okay। port of loading let's say Mumbai। port of destination that is Shanghai okay। it is mentioned CIF Mumbai CIP FOB Mumbai CIF Shanghai FS Mumbai। which one is correct? Sir, option C. सी करेक्ट सी multiple तो मल्टीपल है तो सर FO B C D। मल्टीपल भी है। ये नेम्ड प्लेस रिलेटेड आप इसमें ये सोचो कि मेरा जो नेम्ड प्लेस मतलब कहाँ तक सेलर पेमेंट करता है फ्रेट। सीआईएफ के साथ जो प्लेस लिखा हुआ है इट मींस उस प्लेस तक सेलर का ऑब्लिगेशन टू मेक द पेमेंट ऑफ फ्रेट चार्जेस।
बोलो, इसमें इतना कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। सर सी तो होगा। सी होगा, हाँ ठीक है, सी। देन इनपुट मेंशन करे थी गणेश, ये रिस्क कवर कर रहा है कि क्या? नहीं, रिस्क नहीं, ये बोल रहा है कि मेंशन करेक्टली, ये सीआईएफ के साथ मतलब नेम्ड प्लेस लिखा हुआ है। नेम्ड प्लेस जो लिखा हुआ है दैट इज करेक्ट और रॉन्ग। रिस्क के साथ इनको टर्म के साथ रिस्क का कोई लेना देना नहीं है। नेम्ड प्लेस का मतलब होता है जिस पॉइंट तक सेलर फ्रेट का पेमेंट करता है। अच्छा, बीसीडी सब बीसीडी बीसीडी है बीसीडी तो सी है। क्योंकि सीआईएफ मुंबई नहीं आ सकता है क्योंकि वो पोर्ट ऑफ मुंबई तो पोर्ट लोडिंग ऑफ लोडिंग है ना, है। हाँ, तो वो पोर्ट नहीं ऑफ आ लोडिंग है। सकता। सीआईएफ के साथ आपका आना चाहिए कौन सा, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। हाँ, तो डेस्टिनेशन। ये नहीं हो सकता, ठीक पी है। चाहिए, पी चाहिए। सीआईएफ शंघाई, इट इज करेक्ट। हम्म, एफओबी मुंबई, एफओबी में सेलर का रेस्पॉन्सिबिलिटी टिल पोर्ट ऑफ लोडिंग, फ्री पोर्ट ऑन ऑफ मुंबई, इट इज ऑल्सो ओके। हम्म, एफएस फ्री अलंग साइड शिप, फ्री अलंग साइड शिप का जो नेम्ड प्लेस है वो पोर्ट ऑफ लोडिंग है, करेक्ट। हम्म, हम्म, तो हियर एफएस मुंबई इज ऑल्सो हम्म, करेक्ट। तो correct, बीसीडी yes, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हम्म, ठीक है, आई थिंक समझ में आया, मतलब जो डाउट्स था क्लैरिफाइड हुआ। yes, yes. सर इम्पोर्टेंस का कुछ असेसमेंट है क्या? हाँ है, मैं क्वेश्चन शेयर करता हूँ। 30-40 क्वेश्चंस है, मैं शेयर करता हूँ, ठीक है, अभी शेयर करता हूँ। आप अभी आप उसको अटेंड करो, उसमें क्या रहेगा ना, जितना भी समझ में आया तो वो मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है। अगर इनकेस कुछ डाउट हुआ, आप अपना जो नोट्स शेयर किया उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है, रेफर करके भी आंसर कर सकते हैं। ये और थोड़ा एक बार गो थ्रू करो, मल्टीपल टाइम्स को गो थ्रू करो जो नोट्स को, वो याद रह जाएगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है इनको टर्म।